कि आप लोग को पता है कि हम अभी जीके का रामबाण 4.0 बैच पढ़ाई कर रहे हैं भाई मेरे। और आपको मालूम है कि एसएससी में भी बहुत सारी तबाहियां चल रही हैं, बहुत सारे नए नए ड्रामे चल रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आ जाइए। और पिछले 2 दिन से मैंने भी क्लास नहीं ली, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। वो भी तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सो उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। एक बार फटाफट से सब लोग लाइव आ जाइए, है ना, और शेयर कर दो इस सेशन को। सो सबसे पहले तो आप लोग को बता दिया जाए कि क्लास पिछले 2 दिन से इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि आज आपको क्लास की क्वालिटी देखिए कि कितनी सुंदर और बेहतरीन दिखाई दे रही होगी एज कंपेयर टू पहले। पहले जब भी आप पढ़े होंगे आपको इस तरीके की साफ और क्लीन, नीट एंड क्लीन क्लास दिखाई नहीं दे रही होगी। सो नया स्टूडियो थोड़ा सा क्रिएट करवाया जा रहा था, जिसके चक्कर में क्या है कि पूरा सामान इधर से उधर हो गया था और नई क्लास जो है वो लाइव लेना पॉसिबल ही नहीं था। स्टूडियो में इतना गंद मच गया था, इतना कचरा, इतनी मिट्टी की आप यकीन नहीं करेंगे। और अभी भी सेम है स्टूडियो में, मैं बस आपको दिखा नहीं सकता हूँ अभी, है ना, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सारी सेटिंग्स की हैं जैसे तैसे करके। सो अभी चलेगा, 1 हफ्ता काम चलेगा इसके अंदर। बहुत अच्छा इसको क्रिएट करवाया जा रहा है ताकि आपको जो है एकदम शानदार क्लासेस जो है यहाँ पे मिले। तो मैंने बोला भी था कि कुछ नया हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी, बहुत सारी चीज़ें हमारे बैकएंड पे चल रही हैं। सो मैं चाह रहा हूँ वो नई चीज़ें जो आए वो एकदम हाई क्वालिटी में एचडी में ही आपको दिखाई दे। ठीक है भाई। अच्छा 4K क्वालिटी वाला लग रहा है ना। सो आज की क्लास में जो है थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि कैसी क्वालिटी है वीडियो की, है ना। अभी मैंने बहुत सारी लाइटनिंग लगाई है, कुछ लाइटनिंग और भी है जो अभी चालू नहीं कर रहे हैं ना। ये देखो और आपको सुंदर दिखाई दे जाएगा। आधे लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने से क्या होगा, तो ये देखिए और भी लगा रखी है, बहुत कुछ कर रखा है। अभी पता नहीं क्या क्या तामझाम इन्होंने टीम वालों ने करवाया है पूरा का पूरा। सो आप देखिए, है ना। और हाँ, 3 अप्रैल की डेट जो है हिस्ट्री में आज के बाद जो याद रखी जाएगी। इसको ना मोहर लगा के रख लेना, गोला मार के रख लेना, दिस इज कॉल्ड न्यू एरा। मेरी हंसी छूट गई यार। चलिए, हाँ, स्टैटिक जीके की भी बात करने वाले हैं भाई मेरे। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे एसएससी के टीचरों के फालतू के ड्रामे चल रहे हैं और यही हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। यही इनके रेवोल्यूशन है, यही इनके एरा है। एक नहीं, ये सारे के सारे ही इनका यही हाल है। मैं एक को तो क्या ही बोलूँ, मैं तो सभी के ही नाम ले लेते हैं। और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये ड्रामे इसलिए चल रहे हैं भाई मेरे। पुरानी कंपनियों को तोड़ा जाएगा, नईयों को बनाया जाएगा। अब 4-5 कंपनियां हो गई हैं बड़ी बड़ी जो लुभाएंगी कस्टमर को, है ना। यू आर कस्टमर, यू आर क्लाइंट। सो कुल मिला के कहानी ये है भाई मेरे कि जब से एसएससी के जो चेयरमैन साहब का नया ड्रामा शुरू हुआ था, बहुत सारी दिक्कतें एसएससी में शुरू हुई, तब से मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है कि लोगों के जो रेवेन्यू है ना, वो जो रेवेन्यू मॉडल पहले हुआ करते थे करोड़ों के, वो धड़ाम से नीचे गिरे हैं। जी हाँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का इंटरेस्ट जो है एसएससी से लूज हो गया था। अभी नहीं, अभी तो वापस बैक टू ट्रैक आ रहे हैं लोग धीरे धीरे। अब क्या हुआ कि इतना हो हल्ला काटा, जितना बच्चा तैयारी करता था सारा भाग गया इधर से उधर, है ना। सो बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि ये तो हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली भाई साहब। इन्हें इतना हल्ला काट लिया, इतना टीचर पता नहीं बारियों से बाहर बाहर निकल गया और पुलिस ने पकड़ लिया, बोले। तब ऐसी चीजें हो रही थी तो स्टूडेंट्स को लगा कि भाई ये तो लठ पड़ रहे हैं यहाँ पे। और साथ में ये भी बताया जाता था कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो बाउंसर पिटाई करेगा। सो हाल ये हुआ कि भाई साहब स्टूडेंट उठ के एसएससी से बाहर ही निकल गए, बोलते हैं हमें देना ही नहीं एग्जाम। क्योंकि मेरे को आज की डेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर अभी हालात ठीक हुए कि नहीं हुए, है ना। जैसे लग रहा है कि जैसे कोविड के हालात हैं या फिर ईरान यूएस का वॉर चल गया है। सो कुल मिला के ये जो रेवेन्यू हुआ करता था इन टीचरों का करोड़ों रुपए का, ये धड़ाम से नीचे गिरा। और कुछ नहीं है। अब क्या होगा, एक इधर एप्लीकेशन, एक इधर एप्लीकेशन, इसका बैच इधर बेच दो, इसका बैच इधर बेच दो, है ना। ये हो गया न्यू एरा अपना। और साथ में जो है नई बुक्स को लॉन्च कर दिया जाए, नए बैचेस को लॉन्च कर दिया जाए और 100-200 रुपये रेट को कम कर दिया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। क्योंकि वैसे भी इधर की ऑडियंस उधर, उधर की इधर जाएगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। सो ये सब चलता है। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि ज़्यादा इन फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, हंसी छूट जाएगी आपकी। सो क्या करें, वॉइस सही आ रही है क्या अभी? चलिए, बिल्कुल 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 सभी एक बार बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है या नहीं है। मैंने तो फुल ही कर रखी है वॉइस, थोड़ी सी और बढ़ाकर देख लेते हैं। वैसे मेरी तरफ से तो फुल है, आप देखिए कि अभी ठीक आ रही है क्या। सो कुल मिला के जी, लेट की बात भी बता देता हूं। अभी मेरा स्टूडियो इस हालत में ही नहीं है। मैं आपको क्या दिखाऊं यार, अभी मैं आपको दिखाऊं ना कि कैसे गंद मचा हुआ है। आपको लगेगा, आपको हंसी आएगी कि एक टीचर पढ़ा कैसे रहे हैं। ये देखिए, छोटी सी ही एक झलकी दिखाता हूं आपको, तो आपको यहीं से पता लगेगा। ये देखिए मेरे साइड में से एक झलकी लिया और अब इधर कचरा दिखा दिया मैंने, तो आप डर जाओगे, है ना। सो आप देखिए बहुत गंदा हाल जो है इस वक्त स्टूडियो में हो रखा है। सो लेट आने का यही है कि 2-3 दिन तक
वो पूरा आप ही के लिए रेनोवेट करवा रहे हैं ताकि एकदम सुंदर साफ सुथरा में दिखाई दिया करो। मेरा जो रंग गोरा है वो आपको साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए, है ना। लोग बोलते हैं कि सर रंग काला है आपका, तो मैंने कहा कि मेरा साफ रंग दिखाई क्यों नहीं दे रहा था स्टूडेंट्स को, इस वजह से। हाँ 7 साढ़े 7 ही रखेंगे, वो टेंशन मत लीजिए। जी जी, टाइम कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये इसलिए हुआ है कि मैं आज का दिन वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, है ना। आज मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि किस हालात में मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पढ़ा देते हैं भाई मेरे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट का डेली ही टाइम वेस्ट हो रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन का तो अभी बहुत डिले ही, थोड़ा डामाडोली चल रहा है काम। सो करने को हम डिले भी कर सकते थे आज के सेशन को, बट सोचा कि नहीं ले लेते हैं, है ना। और फिर न्यू एरा वाली बात भी तो करनी थी आपसे, है ना। तो कैसे हो सकता था कि उसके ऊपर बात ना की जाए, है ना। इतना माहौल 4-5 दिन से क्रिएटेड था कि पता नहीं भगवान धरती पे उतर के ना आ जाए, है ना, और कुछ ऐसा वरदान दे दे बच्चों को। न्यू एरा हम लेकर आएंगे, देखिएगा अभी, है ना। अभी थोड़ा दिन रुक जाइए आप, असली न्यू एरा आपको लाकर दिखाएंगे। ये तो सब रेवेन्यू बढ़ाने के, जो मैंने बोला था ना रेवेन्यू ड्रॉप हो गया, सो रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके चल रहे हैं अभी बहुत सारे लोग के। और जो लोग अकेले सर्वाइव नहीं कर पा रहे वो किसी ना किसी को ज्वाइन कर रहे हैं या उनको लुभावने लालच दे दिए जाएंगे। सो कहीं ना कहीं डील्स हो जाती हैं, सिंपल सी बात है। सो कुल मिला के आपको ज़्यादा फैसिनेट होना नहीं है। मैंने पहले भी बोला था टीचर ये यहाँ भी वही है वहाँ भी वही है। मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं कल को किसी और जगह पर पढ़ा लूँ, मैं बदल थोड़ी जाऊँगा, मैं तो वही हूँ ना। सो कुल मिला के आपको ज़्यादा चक्करों में नहीं फंसना है, अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही पढ़िए, जहां से भी पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए, मुझसे पढ़ रहे हैं मुझसे पढ़ो, जिससे पढ़ रहे हो उससे पढ़ो। लेकिन अचानक से किसी को भी देख के ना तो बैचेस को चेंज करो, ना टीचरों को चेंज करो, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बिलीव करो। अल्टीमेटली मैंने आपको इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज पढ़ाई थी कि प्राइवेट सेक्टर बनता है तो केवल प्रॉफिट के लिए बनता है, प्राइवेट का मतलब ही प्रॉफिट होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सो वो आपको अब बस ये है कि अभी हम जो इन टीचरों के ड्रामे से सिर्फ ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है ना। सो कुल मिला के इन सब जगह से हम यही चीज का निष्कर्ष लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, बस दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल टक्कर की बात नहीं है इसके अंदर। आप देखिए कि इतनी, मैंने तो हमेशा बोला है इस चीज को कि आप अगर कुछ बोलते हैं उसकी हाइप क्रिएट करते हैं तो वो वर्थ इट होनी चाहिए है। मैं एक हाइप क्रिएट करूंगा, अभी तो नहीं कर रहा हूं, बहुत जल्द करूंगा, एंड आप देखेंगे कि वो वर्थ इट होगी। और वो एक भी बच्चा यहाँ पे आके, आज तो देखिए कि लोग हंस रहे हैं ना, है ना, कि ये इतनी 4 दिन से हाइप क्रिएट कर रखी है और मिला कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुया। अभी देखिएगा मैं एक हाइप क्रिएट करूंगा कुछ दिन में, है ना, और उसके बाद आप देखिएगा कि जिस दिन वो हाइप रिवील होगी तो आप कहेंगे कि जेन्युइन, सच में ये सही है और आपके लिए है। थोड़े टाइम का बस वेट कीजिए। चलिए, सो कुल मिला के आप पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, बस यही मेरी एडवाइस है आप लोगों को। और ज़्यादा चक्रों में मत फंसो। एंड अभी थोड़ा सा मैं भी ढीला सही चल रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडियो वगैरह का और बहुत सारे बैकएंड पे कंटेंट क्रिएशन का काम चल रहा है। सो ऐसा खतरनाक चीज़ कुछ बन रही है कि बस अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा, उसको बोल दिया तो फिर काम खराब हो जाएगा, है ना। सो वेट करो थोड़ा सा, मैं यही बोल सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम का अभी कुछ अता पता नहीं है, नोटिफिकेशन का भी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 3 महीने के अंदर अंदर कुछ भी हो जाएगा, अचानक से भौकाल मच जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सो कुल मिला के अपने पास 3 से 4 महीना मैक्सिमम है ना। सो इस 3 से 4 महीने में अपने को सब कुछ कवर करना है। इकोनॉमिक्स का कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर और कितनी क्लासेस, अच्छा ये बताओ, अब ये देखो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो गया, अभी भी मैं साफ आ रहा हूं, अभी बेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को एक बार प्लीज आप लोग रिव्यू दीजिए, क्योंकि ये सारी लाइटनिंग अभी टेम्परेरीली हमने रखी हुई है ना। सो इसको फिक्स करवानी है सारी की सारी को, तो एक बार आप देख के बताइए कि क्या सही साफ सुथरी क्लास आ रही है ना। मैं हट भी जाता हूं, है ना, फिर मैं यूं भी करके दिखा देता हूं, मैं यूं भी करके दिखा देता हूं, देखो क्या मैं सारी तरफ से गोरा आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, प्लीज एक बार बता दीजिए, है ना। लोगों ने रेसिज्म कर दिया मेरे साथ। सर पुट द कैमरा अप, अच्छा कैमरे को और ज्यादा ऊपर किया जाए, ठीक है भाई, और ज्यादा ऊपर कर देंगे। और कुछ कह रहे हैं, बेस्ट टीचर है, धन्यवाद आपका। रिवीजन के लिए पर्पज से तो बहुत कुछ आएगा, अभी परेशान मत होइए। फेयर ग्लो है ना, फेयर एंड लवली लगा कर आया हूं मैं। सो कुल मिला के कहानी ये है कि इकोनॉमिक्स को अभी खत्म करेंगे हम। अभी मेरे को लग रहा है कि 5 से 6 लेक्चर इकोनॉमिक्स में और जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस बार इकोनॉमिक्स से ही सबसे ज्यादा है, तो मैं कॉम्प्रोमाइज्ड कंटेंट आपको नहीं देना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि कंप्लीट कंटेंट ही मिल जाए, तो 5 से 6 लेक्चर और लगेंगे। अभी इकोनॉमिक्स मांग रही है करने को। मैंने सोचा था कि इसी हफ्ते में खत्म कर देते हैं, 3-4 दिन में ही, लेकिन फिर जब मैंने अभी पूरा स्क्रॉल किया अपना कंटेंट तो पाया कि थोड़ी सी इनोवेशंस, थोड़ी सी रिसर्च और लग रही है उसके अंदर, है ना। नई चीजें भी ऐड करवा रहा हूं पेपर के लिए, वो जरूरी है क्योंकि इस बार आई हैं तो आगे भी आ सकती हैं। इस वजह से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इकोनॉमिक्स को हमें एक्स्ट्रा आवर्स दे देने चाहिए, ये मेरा मानना है। और आपका क्या मानना, आप भी बता सकते हैं अपनी बात को, है ना। क्या बोल रहे हैं भाई, जिसका भी बुक है आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, आ जाएगी आप सबकी बुक। आपको जो है ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगी, सबकी बुक्स निकल चुकी हैं, किसी की भी पेंडिंग में नहीं है।
एमसीक्यू की भी ले आएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ गेम कैन एसएससी चेयरमैन प्ले विद दिस न्यू एरा। भाई यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, अभी चेयरमैन साहब अपनी गेम खेल रहे हैं, न्यू एरा वाले अपनी खेल रहे हैं, सब अपनी अपनी खेल रहे हैं। चलिए आ जाइए फटाफट से। आप देखिए कि मैं दो चीज जहां पे पढ़ाऊंगा आपको, एक तो हम बजट को कवर करेंगे और दूसरा हम जो है फिस्कल पॉलिसी को कवर करेंगे। सो ये जो दो टॉपिक रहेंगे, ये दो टॉपिक एक साथ मुझे पढ़ाने थे, लेकिन आज हाफ और कल की क्लास में हाफ करके फिर दो ये जो है मर्ज होंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सो आज हम हाफ क्लास कर लेते हैं और हाफ करेंगे कल जी। हाँ, आप कह रहे हैं कि एक दिन के लिए भी लीव मत लीजिए। मैं, आप यकीन मानिए कि मेरा कतई मन नहीं होता किसी भी दिन लीव लेने का, और मैं सच में चाह रहा हूं कि अभी एग्जाम के नोटिफिकेशन से पहले पहले ये सारा तामझाम स्टूडियो वगैरह का मैं सारा निपटा के रख लूं, कंटेंट का भी निपटा के रख लूं, ताकि मैं इतना रेगुलरिटी में दिन में दो दो क्लास भी लेनी पड़े तो मैं ले पाऊं, है ना। तो मैं आप ही के लिए बैकएंड पे लगा हुआ हूं, आपको बस मैं बता नहीं पा रहा हूं। आपको लग रहा होगा ऐसा कि सर शायद से मौज मस्ती करने निकल जाते हैं या धुरंधर देखने लग जाते हैं। मैंने अभी तक नहीं देखी है, मैं साफ शब्दों में बताऊं, ना ही कोई मौज मस्ती, ना मैं आईपीएल देखता हूं। सो आप ही के लिए पूरा दिन मेरा फोकस रहता है कि क्या क्या चीज बननी है। अब मैं दिखा नहीं रहा हूं, अभी बहुत सारी चीजें बैकएंड पे इतनी तगड़ी तैयार हो रही है कि आपके लिए वो मददगार साबित होंगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आप याद करेंगे कि क्या खतरनाक चीज है। सो अभी नहीं मैं रिवील करने वाला, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैं जानबूझ के कभी भी छुट्टी नहीं लूंगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। और अगर छुट्टी ली भी जाती है तो 3-3 घंटे की क्लास लेके उसकी रिकवरी की जाती है, यही हाल है। चलो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है और ये बजट और फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है। सो कुल मिला के कहानी ये है कि आपको जैसे पूरे मंथ के अंदर अगर अपने घर का बजट तैयार करना है तो आप यही बोलेंगे कि भाई खाने में मेरे इतने पैसे लग सकते हैं, खर्चा है ना, खाने में मेरे इतने पैसे लग सकते हैं, दवाई दारू में इतने लग सकते हैं, बच्चों की फीस इतनी लग सकती है, मम्मी पापा के इलाज की इतने लग सकते हैं। सो ये क्या हो गया आपका, आप देखेंगे तो ये आपने खर्चे काउंट कर लिए। फिर दूसरी चीज आप क्या देखेंगे, भाई मेरे की खर्चे तो करने हैं लेकिन कहां से करने हैं, पैसा आएगा कहां से। सो ये हो गया एक्सपेंडिचर जो मैंने अभी बताया, खर्चा। लेकिन पैसे का इनफ्लो जो आना होता है उसको बोलते हैं रिसीट। सो रिसीट क्या हो गया कि आपके घर में पैसे आ कितने रहे हैं। जैसे आप देखिए कि पूरी फैमिली का तो मैंने बता दिया, लेकिन अब आपके घर में पैसे कौन कौन लेकर आ रहा है। आप जैसे मान लीजिए कि एक सरकारी नौकरी कर रहे हो, तुम इंस्पेक्टर हो, तुम कमाई कर रहे हो, है ना। सो जो भी सैलरी है 80-90 हजार रुपए तुम्हें आ रही है, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि अब आपके घर में ही आपके मम्मी पापा हैं। सो ऐसा हो सकता है कि पापा रिटायर हो गए लेकिन वो भी सरकारी अफसर रहे हैं और उनकी पेंशन आ रही है। सो वो भी एक इनफ्लो हो गया, वो भी आपके घर की क्या हो गई, इनकम होगी, रिसीट होगी। फिर आपकी वाइफ अगर है, सो वो हो सकता है कि आप हेल्प कर रही हो, आपको कंट्रीब्यूशन कर रही हो, है ना, कहीं ना कहीं वर्क कर रही हो, उसकी जो है एक सैलरी हो सकती है। या फिर वो हो सकता है कि कोई बिजनेस कर रही हो, या घर में कोई शॉप हो, या फिर आपकी एग्रीकल्चर लैंड हो, कहीं से भी हो सकता है पैसा आ रहा हो। सो वो भी एक रिसीट हो गया। सो कुल मिला के दो चीज मैंने अभी आपको बताई हैं। एक हो गया कि पैसे का इनफ्लो, जिसको क्या बोलते हैं रिसीट, मतलब कि आना पैसे का, और एक होता है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। खर्चे का मतलब होता है पैसे का जाना। बस ये दो बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए, ठीक है जी। हाँ हाँ, आज जो है 1 ही घंटे की क्लास रहेगी, 1 घंटे की कल रहेगी। सो टेंशन मत लीजिए और ये मत सोचिए कि सारी चीज, बिल्कुल आप बिलीव रखिए। बहुत सारा बच्चा हमारा बिलीव रखता है हमारे ऊपर, और उसका यही नतीजा है कि आप देखिए रिजल्ट हमारे कितने शानदार आ रहे हैं, है ना। हर उसमें जो एग्जाम में जो अपना डायरेक्ट कंटेंट फंस रहा है, और 25 में से 22 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं बच्चे के, है ना। 25 में से 22 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में, तो सो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। आप कितने ही किसी चीज को देख लीजिए। सो आप जो पढ़ रहे हैं ये लेटेस्ट का अपडेटेड कंटेंट है, इससे अपडेटेड किसी ने भी नहीं डाला है। बात लोग सिर्फ अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की हर कोई बात करता है, स्टूडेंट की बात तो किसी ने की ही नहीं आज तक, किसी टीचर ने। पिछला 1 साल होगा मैं यही ड्रामा देख रहा हूं, है ना। सो क्या करें, अभी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जब तक बैठा है तो करूंगा मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता हूं, है ना। चलिए तो इधर ध्यान दीजिए आप। अब मैंने ये दो चीज आपको समझा दी है, ठीक है। सो अब मैं आपको एक आम भाषा में बोलूं कि जैसे एक होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, जिसको हम बोलते हैं एएफएस। अब ये एएफएस क्या होता है, एनुअल का मतलब है साल भर का। यानी कि अब अगर आप देखिए, अभी जो मैंने आपको खर्चा बताया और पैसे का आना बताया, लेकिन अगर मैं, ये तो मैंने 1 महीने के हिसाब से बता दिया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं साल भर का, आप साल भर में ऐसा भी हो सकता है आपने नई गाड़ी ले ली, नया कंप्यूटर ले लिया, नई बाइक ले ली, नया घर बनवा लिया। सो ये भी तो आपके सारे खर्चे हो गए आपके घर के हिसाब से। तो हमारा पूरा देश क्या है, घर ही तो है। सो उस पूरे देश के अंदर जितने भी पैसा आ रहा है और जितना भी खर्चा हो रहा है 1 साल के अंदर,
वो हम एक स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं, हमारी सरकार जो है ना। सो उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपको आसान भाषा में समझ लेना है। दूसरा, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं? तो आर्टिकल 112 में इसके बारे में चर्चा है ना, कि ऐसा करना है। सो ये पार्लियामेंट के, ये कई बार पूछ लेते हैं कि ये कहां पे प्रेजेंट किया जाता है। क्या फाइनेंस मिनिस्टर अपने कमरे में बैठ के ये दिखा देते हैं कि ये देख लो मैं एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आऊं? ऐसा नहीं होता है। इसको हमेशा प्रेजेंट किसको करना होता है? बिफोर पार्लियामेंट, क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से है सारी चीज, सो हर साल जो है फाइनेंस मिनिस्टर को ये पार्लियामेंट के सामने बोलना पड़ता है सारी चीज, क्योंकि आप पार्लियामेंट को जवाब दे हैं। सीधी सी बात ये है। सो उसके बाद ये कौन से साल की रहेगी? इसका कोई टेन्योर भी होगा भाई मेरे। तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि जैसे इस साल का मान लो कि अगर आप बोले 1 अप्रैल 2026 बोलते हैं, सो आप अगर 1 अप्रैल 2026 बोलोगे तो फिर 31 मार्च कौन सा बोलना पड़ेगा? आपको 2027 का बोलना पड़ेगा। सो आप ये नहीं बोलोगे कि जनवरी में मैं तो हैप्पी न्यू ईयर मनाता हूं। कोई मतलब नहीं किसी को उस चीज से कि तुम हैप्पी न्यू ईयर कब मना रहे हो। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और फिर अगले साल के 31 मार्च तक जाता है। ये उसी की स्टेटमेंट होती है, ठीक है। सो इसी के अलावा अगर आप देखते हैं बजट प्रिपरेशन प्रोसेस, देखो अभी जो लेटेस्ट अभी का बजट आया है उसकी सारी की हाइलाइट्स जो ऑलरेडी एप्लीकेशन में भी डाल रखी है, यूट्यूब पे भी डाल रखी है। वो अलग से वीडियो जो है मैंने पहले ही बना दी थी जैसे ही बजट आया था। सो उसको रिपीट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे समझने वाली चीजें समझेंगे। वो वीडियो को भी एक बार देख के जाना, वो करंट अफेयर के तौर पर आपको काम आएगी। सो यहाँ पे कौन किस किस से कंसल्टेशन करके ये सारी चीज बजट वाली जो है की जाती है? सो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, नीति आयोग होता है और अदर मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन अगर हम नोडल बॉडी की बात करते हैं तो वो कौन कौन होती है? तो बजट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, MOF जो है ये काम करता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं भाई मेरे, कि क्यों गवर्नमेंट जो है वो बजटिंग करती है? आप क्यों करते हैं भाई बजटिंग? ताकि आप अपने पूरे घर का खर्च चला पाएं। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास वो होता है ना कि बोलते हैं जितनी चादर है उतनी पसारो, नहीं तो चादर फट जाएगी, है ना। सो वो चादर फट गई तो तुम्हारी कोई दिक्कत होगी। सो सेम गवर्नमेंट का भी हाल है। तो गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से खर्चे करेगी, उसी हिसाब से सारी चीजें करेगी और जितनी भी ग्रोथ होगी वो उसी चीज पे डिपेंड करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट जब खर्चा करती है तो बहुत तरह की करती है। जैसे खर्चे तो सैलरी के भी हो सकते हैं, खर्चे पेंशन देने के भी हो सकते हैं, और खर्चे जो है नए, मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला कि नए ऑफिस क्रिएट करते हैं, नई पोस्ट क्रिएट करते हैं, नई फैक्ट्रियां क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट बोलती है हम PSU क्रिएट करेंगे। सो ये नए असेट क्रिएट करती है गवर्नमेंट। जब नए असेट क्रिएट किए जाते हैं तो उसमें जो है बहुत सारा देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। सो कुल मिला के कहानी है कि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें कारण है इसका बजटिंग का, इसलिए की जाती है। दूसरा, इनइक्वालिटी जो होती है उसको रिड्यूस करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश में कुछ अमीर लोग होंगे, कुछ गरीब लोग होंगे। सो सभी के बीच में उस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना, कि किसी की इनकम बहुत ज्यादा, किसी की कम। सो वो जो है गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन के रूप में जो पैसा लेती है उसको कोशिश करती है रीडिस्ट्रीब्यूट करने की, ताकि गरीब लोगों को भी उस टैक्सेशन के पैसे से फायदा मिल पाए। सिंपल सी बात है। सो वो हो गया इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका। फिर ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन हो गया, है ना, कि हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं ऐसा नहीं है कि वो किसी एक सेक्शन को ही मिल रहे हैं, वो सभी के लिए होने चाहिए। भाई अगर हमारे देश में कोई पीने का पानी है ना, एक जगह पे व्यवस्था है, सो हम बोले कि नहीं नहीं यहाँ तो अमीर ही लोग पानी पी सकते हैं, गरीब पी नहीं सकता, तो ये कोई सेंसिबल बात नहीं है ना। या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, कि नहीं नहीं यहाँ तो अमीर ही जा सकते हैं, गरीब नहीं जा सकते। क्या ये पॉसिबल है? नहीं होता। सरकार हमेशा सभी के लिए काम करती है। सो ये वही है ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन की, जो रिसोर्स है वो सभी के लिए ही होंगे अवेलेबल। फिर इंप्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर सरकार कोई बिल्डिंग्स बना रही है, ब्रिज बना रही है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में पॉवर्टी रिड्यूस होनी ही अगर इंप्लॉयमेंट होगी तो। इसके अलावा प्राइस स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा गेम इसके अंदर रहता है। ये प्राइस का स्टेबिलिटी का मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि भाई RBI किस तरीके से खेलता है पूरा का पूरा, है ना। सो कैसे प्राइस को स्टेबल किया जाता है, कैसे महंगाई को कंट्रोल में किया जाता है, कैसे कैश फ्लो को बढ़ाया जाता है, ये ऑलरेडी हमने RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में समझ रखा है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके अंदर कोई घाटा हो जाए तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। तो कुल मिला के वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, जिसको AFS बोलते हैं, इसमें सरकार पिछले 1 साल का जितनी भी प्राप्तियां हैं और व्यय हैं वो सारे दिखाती है। और ये कौन से साल के होते हैं? सो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में मेंशन्ड है कि भाई हमें ये चीज जो है करनी ही करनी है हर साल। अच्छा, बजट को तैयार करने के लिए कौन कौन से मंत्रालय हैं? सो वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और अन्य कुछ मंत्रालय इसको मिलकर इसमें परामर्श देते हैं। लेकिन मेन जो नोडल निकाय होता है वो बजट प्रभाग है, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय का, ठीक है। फिर सरकार बजट के उद्देश्य क्या होता है, क्यों बजट लेकर आती है? सो वही मैंने बता रखा कि एक तो हमारे आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, नए पुल, नए रोजगार बनाए, है नए पुल वगैरह बने, नए रोड बने तो उससे नए रोजगार मिलेंगे, महंगाई जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो वस्तुओं के दाम है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, फिर जो है गरीबी को कम किया जा सकता है। वो सब चीजें जो है यहाँ पे इसमें आ जाएंगी। सो सवाल देखते कि कैसा है।
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट शोइंग इट्स एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। सो इसको क्या बोलते हैं भाई मेरे, कि भाई जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट देती है ना, वो एक तरह से क्या चीज है। तो अभी मैंने बताया ना, उसमें क्या दिया होता है कि भाई कितने खर्चे होंगे, कितना जो है आपकी प्राप्तियां होंगी। सो एक तरह से दिस इज जस्ट लाइक इकोनॉमिक बजट है ना। सो यूनियन बजट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ कुछ देख लेते हैं हम। जी हमारे पेड बैच में सारे कंटेंट है भाई मेरे, सब कुछ है, ठीक है, सारा कंटेंट देते हैं। उसमें एक पूरा वीओडी बैच भी मिलता है। आप वीओडी के सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको पूरा 250 घंटे का एक वीओडी बैच मिलता है। और अगर आपको ये अभी का लेटेस्ट पढ़ना है, वीओडी बैच तो कंप्लीट है, सभी सब्जेक्ट्स उसमें पहले से ही पढ़ा रखे हैं, लेकिन अभी वाला अगर आपको बैच पढ़ना है, जैसे मैं यहाँ पे लाइव ले रहा हूँ, सो पिछली जितनी भी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेंगी, सिर्फ हमारे बैच में देखने को मिलेंगी, वो सारी अवेलेबल रहेंगी। फ्यूचर की सारी लाइव क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। सो वो जो है एक मोर देन सफिशिएंट बैच है, जीके रामबन 4.0। उससे ऊपर कोई बैच अब तक तो नहीं बना है और आगे बनाएगा भी नहीं कोई, क्योंकि हम जितनी फास्ट रिसर्च कर रहे हैं उतनी फास्ट से कोई नहीं कर रहा है। चलिए फिर फर्स्ट बजट इन इंडिया की बात करते हैं। 1860 में ये आता है। देखिए कि हुआ क्या था कि सन 57 की जब क्रांति हुई थी, सो उसमें जो ब्रिटेन की एक तरह से, यहाँ पे आप ब्रिटेन तो नहीं कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे, वो जो चला रहे थे हमारे देश को पूरा का पूरा, उनकी सारे पर खच्चे उड़ गए, उनकी सारी की सारी जो नीतियां हैं वो फ्लॉप साबित हुई थी। सो उस केस में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाके जो है सारा का सारा अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया था, क्राउन को सारी की सारी पावर ट्रांसफर हो गई थी। सो उसी ड्यूरेशन में क्योंकि एक फाइनेंशियल क्राइसिस ब्रिटिशर्स को देखने को मिली, सो उन्होंने क्या बोला कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो जेम्स विल्सन ने उस टाइम पे क्या किया, एक मॉडल तैयार किया, जो कि एक फर्स्ट बजट का मॉडल था, जिसमें उसने पूरा का पूरा कि भाई कितने पैसे आएंगे, कितने खर्च करने हैं, कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में लगाना है, क्या क्या करना है। सो उसने वो एक मॉडल तैयार किया था, ताकि हम उस हिसाब से ही, मतलब ब्रिटिशर जो उस हिसाब से ही अपने पैर पसार पाए। सो वही है कि उस क्राइसिस से निपटने के लिए था। इसके अलावा फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं तो 1947 में आया था। कौन लेकर आया था इसको? आर के शनमुखन जो है वो लेकर आए थे। ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट इंडिया का, है ना। फिर अगर फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया का देखते हैं कि जब हमारा जो है, आप देखिए कि गणतंत्र दिवस हमने जब मनाया है ना, तो उस टाइम पे जनरली हमारी सारी चीजें इफेक्ट में आई थी, लागू हुई थी। सो उस टाइम पे किसने किया था प्रेजेंट? तो जॉन मथाई ने किया था, है ना। सो जो है आप देखिए कि जिन्होंने सपोर्ट किया था क्रिएशन ऑफ प्लानिंग कमीशन को भी, सो ये वही है एक तरह से। इसके अलावा फर्स्ट मिनी बजट का आपसे पूछा जा सकता है। सो मिनी बजट का आप देखिए कि 1956 में कौन लेकर आए? टीटी कृष्णमाचार्य लेकर आए। आपको ड्राफ्टिंग कमेटी याद होगी तो वहां से ये नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इंटरिम बजट की बात करते हैं, 1951 से 52 में आए। सो इंटरिम बजट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। सो इंटरिम बजट एक आप समझिए कि टेम्परेरी सा बजट होता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सो ये कौन लेकर आए? सीडी देशमुख लेकर आए थे, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर भी हैं ये। इसके अलावा मोस्ट बजट्स प्रेजेंटेड, भाई सबसे ज्यादा बजट्स किसने प्रेजेंट किए हैं? सो मोरारजी देसाई का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने 10 बार जो है बजट को जो है बताया है। इसके अलावा पी चिदम्बरम ने 9 बार। लेकिन अभी की केस में जो है आप देखिए, एक नाम याद रख लीजिएगा, निर्मला सीतारमन। सो इन्होंने भी कितनी बार इनका हो गया? 9 बार हो गया भाई मेरा। अब अगली बार जो है 10 बार हो जाएगा, है ना। सो कुल मिला के कहानी ये है कि ये आगे निकल जाएंगी सबसे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इंदिरा गांधी को लोग सिर्फ पीएम के नाम से ही जानते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर भी भारत की बनी थी, है ना। सो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। सो इन्होंने जो बजट अनाउंस किया था इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे, है ना, प्रेजेंट किया था 1978 में किया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा चेंज इन बजट की टाइमिंग्स की बात करते हैं तो आप देखिए कि ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब लिया जाता था इसमें, ठीक है, फरवरी के एंड तक लिया जाता था। फिर बाद में चेंज किया यशवंत सिन्हा ने 2001 में, है ना। सो आप देखिए कि ये चेंज किया। उसके बाद फिर जो है प्लान एक्सपेंडिचर जो है ये कब शो होना शुरू हुआ था, प्लान एक्सपेंडिचर, कि भाई हमारा जो है कितना खर्चा रहेगा। सो वो जो है ये 1959 से 60 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। यानी कुल मिला के कहानी ये कि ये इतिहास है बजट का, कि भाई भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन लेकर आया, सन 57 की क्रांति के बाद। फिर हम देखते हैं तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आर के षणमुखम चेट्टी लेकर आए। उसके बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है आप देखिए जॉन मथाई लेकर आते हैं, है ना। सो इसके बाद अगर पहला मिनी बजट देखते हैं, टीटी कृष्णमाचारी हो गया। अंतरिम बजट सीडी देशमुख हो गया। सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने वाले मोरारजी देसाई 10 बार, और फिर पी चिदम्बरम 9 बार, और निर्मला सीतारमन भी 9 बार हो चुकी हैं। सो अगली बार निकल जाएंगे आगे, और पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी हो जाएंगी। सो ये कुल कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है।
लैपटॉप पे आपके इसलिए वर्क नहीं कर रही हैं दोस्त वीडियोस, क्योंकि आपने वेबसाइट डाल रखी है, आपने एप्लीकेशन नहीं डाली। आप क्या करो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां सर्च कर लो लैपटॉप। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको लैपटॉप की ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको डाल लेना, वहां से सही चलेंगे वीडियोस, ठीक है। सो ये कुल मिला के जो है मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बताए इतिहास के। चलिए, एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की अब हम बात करते हैं। तो भाई देखिए कि बजट जब भी बनता है तो उसमें तीन चीज होती है। एक होता है एई। सो ये एई क्या होता है, आप ये समझिए भाई। जो एई होता है ये एक्चुअल एस्टिमेट होता है, ठीक है। एक्चुअल एस्टिमेट का मतलब होता है क्या, एक्चुअल किसका हो सकता है भाई मेरे, एक्चुअल उसका होता है जो काम आपने कर चुके हैं। भाई तुमने जो है किताबें ले ली, तुमने फिल्म देख ली, गर्लफ्रेंड को घुमा दिया, है ना। सो अब तुम खर्चा कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तभी तो कर पाओगे ना जब तुम ये सारे काम कर चुके हो। नहीं तो कैसे पता लग सकता। तुम सोच के गए थे कि तुम गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाओगे, तुमने सोचा 500 का नोट मैं जेब में रखता हूँ, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन जब तुम गए तो गर्लफ्रेंड ने बोला कि भैया जानू मुझे तो मूवी देखनी है ना। भैया तो नहीं बोला, वो जानू मूवी देखनी है, हाँ धुरंधर देखने चले गए, है ना। 250-250 की टिकट आई। उसके बाद उसने बोला कि भाई मेरे को तो मैकडोनल्ड में खाना है बर्गर, है ना, और वो भी खाऊंगा मैं पनीर वाली, है ना। सो पनीर वाला बर्गर खाएगी तो भाई 250 रुपए का वो। अब तुमने जेब देखी तो तुम्हारी जेब खाली है, तो अब क्या करे। तो तुमने इधर उधर से मांग के दोस्त दास्त से जो है बर्गर खिलाया, उसके बाद बोलती कि एक हील वाले सैंडल दिला दो, है ना। सो कुल मिला के ये कहानी है कि आपको पता नहीं था अभी, है ना। जो काम हो चुका है ऑलरेडी, केवल उसी का खर्चा आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो होने वाला है उसका केवल अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। सो जो हो चुका है यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पुराना वाला पिछला साल जो है उसका फाइनेंशियल ईयर, प्लीज ध्यान रखिएगा, FY नॉट असेसमेंट ईयर। आप जब इनकम टैक्स में जाओगे, GST डिपार्टमेंट में जाओगे, सेलेक्ट होकर इंस्पेक्टर बनेंगे, तो वहां पे बार बार टर्मिनोलॉजी होगी A बाई, वो होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट किसी भी चीज की होती है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। सो वो कोई भी फाइनेंशियल ईयर है जो उससे अगला साल असेसमेंट ईयर होता है जनरली, है ना। अगला कोई भी साल हो सकता है लेकिन वो साल नहीं हो सकता जो फाइनेंशियल ईयर है। फिर अगला प्रोविजनल एस्टीमेट। प्रोविजनल एस्टीमेट भाई मेरे किसके हो सकते हैं। प्रोविजनल एक तरह से कि आपने सोच लिया कि हाँ अब जो है मेरे ये खर्चे होने वाले हैं आगे, सो जस्ट अभी होने वाले हैं। सो ये होता है करंट के, यानी कि अभी जो साल आपका चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें आपके क्या खर्चे होने वाले हैं वो आपने देख लिए भाई मेरे, और वो आपने अपना नोट डाउन कर लिया। उसको हमने बोल दिया पीई। क्या बोल दिया, पीई। अब अगला होता है बीई, बजट एस्टीमेट। सो बजट एस्टीमेट किस चीज का होता है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का होता है, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर का जो अभी आया नहीं है। जैसे मैंने बोला ना कि तुमने सोचा ऐसा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को 500 ही रुपए लगेंगे, लेकिन जब तुम जाओगे तो तब पता लगेगा ना कि असली में कितने रुपए लगेंगे वहां पे। सो कुल मिला के कहानी ये है कि वो अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम बोलते हैं, उसके खर्चे जो भी है, उसके अंदर प्राप्तियां जो भी होनी है, उसको बोलते हैं हम बजट एस्टीमेट। तो अब ये तीन में आपको डिफरेंस पता लग गया है। कह रहे साउंड क्वालिटी यार मैंने बहुत इंक्रीज कर रखी है भाई, और कितनी इंक्रीज की जाए, और देखो यार करके यहाँ से, मैंने तो काफ़ी कर रखी है यार। साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी देखो, एक सेकंड फिर बताइएगा आप। यार मैंने तो अपनी तरफ से फुल कर रखी है, ऐसा करता हूँ, आप बताइएगा कि कैसी आ रही है। अभी बताना, अभी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है क्या साउंड क्वालिटी। कह रहे सर न्यू एरा हैज अराइव्ड। न्यू एरा को आते ही धो दिया हमने, अब देख लेना सर्फ एक्सेल से धोया है, वीडियो को शुरू में देख लीजिए। ठीक है, न्यू एरा धुल चुका है। चलो एक बार बता दीजिए अभी ठीक आ रही है क्या आवाज। अच्छा अभी ठीक है ना, ओके ओके, डन डन, बहुत भाई। जिसको नहीं आ रही है, तुम्हारे कूलर पंखे चल रहे होंगे इसलिए तुम्हें आवाज नहीं आ रही होगी, या तो हेडफोन लगा लो। आजकल जो फोन है ना उनके अंदर आवाज कम दिखती है हमें, सुनती है, क्योंकि बाहर की नॉइज ज्यादा हो गई है। तो हेडफोन लगा लीजिए ना यार, मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, फुल आवाज ही कर रखी है यहाँ से। चलो, एस्टिमेट्स आर अराइव्ड एट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स। तो कैसे इन एस्टिमेट्स को हम लगा सकते हैं ये आप देखिए। इसके भी तरीके हैं, जैसे आप देखिए कि एडवांस एस्टिमेट। एडवांस एस्टिमेट क्या होता है, ये देखो इन्हीं चीजों के एस्टिमेट अगर आपको लगाने, तो एडवांस एस्टिमेट वो हो गया कि जो चीज अभी हुई नहीं है, आपने सोच के, फ्यूचर का सोच के अंदाजा लगा लिया कि मेरे ये चीजें मेरे को आ सकती हैं, इतने रुपए आएंगे और इतने मेरे खर्च होंगे। सो वो हो गया एडवांस एस्टिमेट। एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट, जिसको RE बोलते हैं। अब रिवाइज्ड एस्टिमेट में क्या होता है, आप हर 6 महीने के हिसाब से अंदाजा लगाते हो। सो मिड ईयर रिवीजन होती है। आपने 6 महीने देखा भैया, 6 महीने में देखा कि एक्चुअल ट्रेंड क्या चल रहा है। आपने हो सकता है पहले एडवांस एस्टिमेट लगाया हो, लेकिन
जब आपने देखा कि भैया यूएस ईरान का युद्ध छिड़ गया यहाँ पे, तो है ना, तो जो खर्चे आपने सोचे थे, आज देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के दाम 20-20% बढ़ गए। चाय के दाम जो 10 रुपए की चाय होती थी वो 20 रुपए की हो गई। कचौड़ी समोसे जो है 15-20 रुपए के हो गए। सो आप देखिए ये आपने सोचा नहीं था, है ना, अचानक से बढ़ गए। सो 6 महीने के बाद हमने देखा कि भैया हमारे तो खर्चे बढ़ गए हैं। सो उस हिसाब से हमें अपने बजट को फिर चेंज करना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड रिवाइज्ड एस्टीमेट, है ना। रिवाइज्ड एस्टीमेट का मतलब होता है कि आपने सोचा ये था, लेकिन अचानक से जब खर्चे बढ़ गए तो अब आपको अपने बजट को चेंज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिवीजन करना उसकी। फिर उसके बाद आता है क्विक एस्टीमेट्स। क्विक एस्टीमेट क्या होता है? अभी कोई भी सैंपल सर्वे है, अभी सैंपल सर्वे भाई छोटे स्केल पे होते हैं बहुत ज्यादा, है ना। उस छोटे स्केल की चीज को आपने देख लिया कि भैया अच्छा इस जगह पे इस लोकेलिटी में ऐसे ऐसे हुआ है, सो मेरा भी ऐसा ही होगा। वो आपने केवल अंदाजा लगा लिया, असली में तो जो आपके साथ होगा सो होगा, वो वाली कहानी है ना। सो इससे आपने एक अंदाजा लगाया, उसको बोलता है क्विक एस्टीमेट्स। सो कुल मिला के मैंने आपको ये बताया कि सरकारी बजट के अनुमान कौन कौन से होते हैं। एक होता है वास्तविक अनुमान, जो होता है पिछले वित्तीय वर्ष के लिए। एक होता है अंतिम अनुमान, ये होता है चालू वित्तीय वर्ष के लिए। और एक होता है बजट अनुमान, जो होता है आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, फ्यूचर के लिए। इनको एस्टीमेट, इनको अनुमानित करते कैसे हैं उसके लिए हो गया, एक होगा अग्रिम अनुमान कि भाई आपने वो चीज गतिविधि हुई नहीं, आपने पहले से अनुमान लगा लिया, लेकिन जब आपको आगे चल के पता लगा कि भाई मेरा अनुमान गलत था, इसमें तो मेरे को और पैसे लगने हैं, सो वो हो गया संशोधित अनुमान, कि उसको आपने संशोधित कर दिया यानी रिवाइज कर दिया। और फिर आखिरी हो गया त्वरित अनुमान। ये हो गया कि किसी भी छोटे सर्वेक्षण के नमूनों के आधार पर आपने अपना पूरा बजट को एस्टीमेट कर दिया। चलिए अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था यूनियन बजट के अंदर ही हम इंटरिम बजट भी पढ़ेंगे। सो एक तो हो गया फुल टाइम बजट। फुल टाइम बजट में मतलब कि पूरे साल भर में सरकार ने कर दिया भाई कि ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि ये जो बजट आपको पता लगना है ये लगभग फरवरी के एंड में आपको पता लगता है। लेकिन आप मेरे को बताओ कि सपोज करो, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि ये तो बजट आपको फरवरी में पास कर दिया भाई साहब, लेकिन अगर जून में इलेक्शन होने हुए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्या ये बात आप मानते हैं? हुआ ना अभी थोड़े टाइम पहले, है ना, 2-3 साल पहले शायद 2023-24 में ऐसे ही हुआ। सो आप देखिए कि उसमें क्या हुआ कि, है ना, जून जुलाई के आई थिंक आसपास जो इलेक्शन हुए दोबारा से, है ना, मोदी जी फिर चुन लिए गए। सो आप देखो कि हुआ क्या ये सरकार के पास हक है कि ये पूरे साल का बजट एस्टीमेट कर दे? कैसे कर देगी भाई मेरे? हमारा संविधान इस चीज की इजाजत दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये सरकार किस हिसाब से खर्चे करने वाली है और अगली आने वाली सरकार किस हिसाब से खर्चे करने वाली है, ये दोनों सेम होंगे, ये कैसे बताया जा सकता है भाई? अगर राहुल आ जाता तो राहुल अपने हिसाब से करता भाई। क्या ये बात मान रहे हो आप? सो कुल मिला के कहानी ये है कि अगर इलेक्शन कभी आते हैं तो उस केस में जो है ये सरकार फुल टाइम बजट नहीं ला पाएगी, उसको क्या लाना पड़ेगा, एक अंतरिम बजट लाना पड़ेगा, है ना। सो उसी को बोलते हैं हम इंटरिम बजट। ये जनरली या तो कोई स्पेशल सिचुएशन क्रिएट हो जाए, देश में कोई आपदा आ जाए, कोविड आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए जहां पे सरकार को लग रहा है कि अब हमें पूरे साल का बजट लाना हमारे लिए सही नहीं है, सेफ नहीं है, हमें एक अंतरिम बजट लाना चाहिए, है उस केस में इसको लाया जाता है। ऐसे आप समझ लीजिए। या कई बार गवर्नमेंट जो अपने शॉर्ट टर्म खर्चे होते हैं जो बिल्कुल फटाफट होने वाले होते हैं, उनको मीट करने के लिए भी कई बार ले आती है ना। सो इस ड्यूरेशन में होता क्या है बाकी के कंपैरिजन में, इसमें यही होता है कि सरकार अपने अभी लेटेस्ट के जितने भी खर्चे हैं, प्राप्तियां, उनके बारे में देख रही होती है। कोई भी बड़े स्केल की डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचती है, या बड़े स्केल की पॉलिसीज नहीं यहां पे मेंशन की जाती हैं। और यही हमारे संविधान की ब्यूटी है। आप देखिए ना, कोई भी मेजर पॉलिसी, आप मान लो कि इलेक्शन आने हैं जून में और फरवरी में आके निर्मला सीतारमण बोल दे कि सबके अकाउंट में मैं तो 5-5 हजार रुपए डालूंगी। सो वो तो फिर बजट में आपने ये बोल दिया एक तरह से, तो ये तो रिश्वत जैसी बात होगी, है ना। या फिर आप सभी सेक्शंस को खुश करने लग गए उसके अंदर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो तो फिर बजट, आप समझिए कि वो बजट क्या हो गया, वो तो पूरे के पूरे आंकड़ों को बदल देगा उस हिसाब से। सो हमारे संविधान ने इनके हाथ बांध दिया। आप एक तरह से ऐसे आप समझ सकते हैं। हम इसके बाद संविधान ही पढ़ने वाले, तो वहां पे हमें और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। फिर फुल बजट में क्या होता है? उसमें कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स, एक्सपेंडिचर और पॉलिसी भी, यानी कुल मिला के इसमें पॉलिसी रहेगी, ऊपर वाले में पॉलिसी नहीं रहेगी। कहानी अल्टीमेटली यही आने वाली है। ठीक है भाई मेरे। और पॉलिसी में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप किस सेक्शन को कितना बड़ा बजट देने वाले हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज बनाने वाले हैं, क्या टैक्स के अंदर स्ट्रक्चर आप देने वाले हैं, है ना। सो क्या छूटे देने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। इसके बाद आप देखिए कि आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंटरिम बजट के, कि ये इंटरिम बजट ऑल्सो गिव्स कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई बार हमें लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा कंप्लीट। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये देता कंप्लीट ही है। ये आप मत समझना कि ये कंप्लीट फाइनेंशियल असेसमेंट नहीं देगा आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होती है कंप्लीट। बस उसके अंदर एक पार्ट नहीं होता है जो मैंने अभी बताया, पॉलिसी वाला, है ना। सो पॉलिसी वाला फुल टाइम बजट में होता है। फिर फर्स्ट पेपरलेस बजट कब आया, आपसे ये पूछा जा सकता है। सो 2021 में हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, पेरी पेरी, है ना, सो इन्होंने क्या किया,
कोविड 2019 आपको पता है, उसके बाद कोई किसी को टच करने को भी नहीं फिर रहा था, है ना, लोग अपनी गर्लफ्रेंड से दूर भाग रहे थे, है ना, तो ये तो बजट है, सो बजट से भी दूर भागेंगे, है ना, जो वो इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड से दूर भाग रहे हैं, तो बजट क्या चीज है ना, हाथ लगाएगा कोई बजट को? नहीं 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 नहीं, कोविड ना हो जाए। सो निर्मला सीतारमन ने सोचा कि जब सबको कोविड ही हो जाएगा इससे, तो ऐसा बजट पेश ही क्यों करना, ऐसा करती हूँ सबके फोनों में घुसेड़ देती हूँ बजट, है ना। सो उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि सबके फोनों के अंदर घुसा दिया, उसको बोलते हैं पहला पेपरलेस बजट, है ना। सो उससे किसी को कोविड ही नहीं हुआ, नहीं तो फिर नाम निर्मला सीतारमन का लग जाता कि इस लेडी ने सबको कोविड कर दिया, है ना, जो कि उचित नहीं था। चलिए, फिर फर्स्ट डिजिटल बजट 2021 के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं, इसको फर्स्ट डिजिटल बजट कह लो या फिर एक पेपरलेस बजट कह लो, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यार ये ऐसा बार बार क्यों बोल रहे हैं, मैं एक बार चेक कर ही लूँ क्या यार, ऐसा मत बोलो यार, मैंने तो यार पूरा अच्छे से चेक कर रखी है साउंड की क्वालिटी। हाँ, ये एडवर्टीजमेंट वालों ने अलग दुखी कर रखा है। ये देख लो भाई, तो ये ए क्या होता है, आप ये समझिए भाई, जो ए होता है ये एक्चुअल एस्टिमेट होता है, ठीक है। सही तो आ रही है यार आवाज, क्या बात कर रहे हो यार भाई, अपने अपने फोन चेक कर लो, मैंने पहले ही बता दिया, गर्मी के टाइम में कूलर पंखे चल रहे होते हैं, आपके फोन में दिक्कत हो रही होगी, आप ठीक से देख नहीं रहे हैं, सही आ रही है आवाज, आप हेडफोन लगा लीजिए, मैंने तो चेक कर लिया फोन में, कैसी बातें करते हैं यार, ये एक दो बच्चा है वही चिल्लाया जा रहा है बार बार यार, थोड़ा सा देख लो यार, अपना हेडफोन वगैरह लगा लो, नहीं तो अपनी डिवाइस चेंज कर लो। तूने स्पीकर तो नहीं बेच दिए कहीं निकाल के, दो में से एक स्पीकर बेच दिया हो है, और बाद में मेरा नाम ले रहे हो, चलो इधर आ जाओ। सो प्रिपरेशन एंड अप्रूवल की बात करते हैं तो नोडल बॉडी तो मैंने पहले ही आपको बता दिया भाई, बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होती है इसका। और अप्रूवल के लिए अगर हम देखते हैं, सो अप्रूवल कहाँ कहाँ से होता है, तो वाया फाइनेंशियल बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। सो सबसे पहले फाइनेंशियल बिल और अप्रोप्रिएशन बिल बनता है, फिर वो कहाँ से पास होता है, लोकसभा से होता है बिफोर 1 अप्रैल, ये हम समझ सकते हैं। सो केंद्रीय बजट में मैंने आपको बता दिया, अंतरिम बजट का भी बताया, जिसमें जब चुनाव होने हैं उससे पहले जो बजट आएगा वो संपूर्ण बजट नहीं आएगा पूरे साल का, वो अंतरिम बजट होगा भाई मेरे, जिसके अंदर सरकार कोई भी बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं कर सकती है। लेकिन जब पूर्ण बजट आता है उसमें प्राप्तियां, खर्चे और साथ में नीतियों का भी पूरा विवरण होता है, यानी यहाँ पे जो है नीतिगत बदलाव किया जा सकता है, यहाँ नहीं किया जा सकता, ये बोल रहा हूँ। फिर अंतरिम बजट की पूरी कहानी देखता है तो ये भी पूरे वित्तीय विवरण ही हमें देता है, साथ में 2021 में पहला पेपरलेस बजट आया है और डिजिटल बजट आया, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा तैयारी और अनुमोदन के लिए जो नोडल निकाय है वो बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग है। दूसरा कौन, मतलब कि इसको कैसे पास करवाया जाता है, सो इसके लिए वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक के माध्यम से इसको पास करवाया जाता है, और 1 अप्रैल से पहले लोकसभा से पारित होना अनिवार्य है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, एन इंटरिम बजट इज प्रेजेंटेड इन विच स्पेसिफिक सिचुएशन, ये कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन में इंटरिम बजट या अंतरिम बजट जो आता है, या तो कोई स्पेशल सिचुएशन हो, या कोई आपदा हो, या फिर आपका इलेक्शन ईयर हो, ये मैंने आपको बता दिया। सो इसका उत्तर सही सी होगा। इन तीनों में भी कोई भी देखो, मिडल ऑफ द ईयर, ये कोई सेंसिबल बात उत्तर नहीं है। व्हेन गवर्नमेंट हैज नो मनी, ये भी कोई सेंसिबल बात नहीं बन रही है। व्हेन देयर इज हाई इन्फ्लेशन, भाई ये तीन का कोई लेना देना इस चीज से नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ही होता है। चलिए, ये अभी मैंने एक चीज आपको बताई है, अब मैं बजट का पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूं कि एग्जैक्टली बजट के अंदर होता क्या है, ठीक है जी। ठीक है दीपक भाई, एक बार आप क्या कीजिए दीपक भाई, मेरे को ना एक पूरी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो लैपटॉप में आपको इशू आ रहा है वो भेजिए 7009754930 पे, कल तक भेज देना या आज रात को ही भेज देना। प्रॉपर वीडियो शूट करके किसी दूसरे फोन से, है ना, उसको कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, और उस वीडियो में बोल देना कि मेरे को ऐसे 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 दिक्कत हो रही है, मैं चेक करवा लेता हूँ टेक्निकल टीम से, टेंशन मत लीजिए, सारा रेजोल्यूशन आपका होगा। सो गवर्नमेंट बजट आप देखिए कि जब भी इसको बांटना होगा तो मैं दो भाग में बांट सकता हूं, एक मेरा होता है रेवेन्यू भाग और दूसरा होता है कैपिटल। भाई अब दोनों में अंतर क्या होता है, आप ये सोच रहे होंगे। सो ये बात हमेशा याद रखना, रेवेन्यू बजट जो होता है ये होता है 1 साल का, पिछले 1 साल का लिख लेते हैं ना, या फिर चालू वर्ष का, चालू या फिर पिछले 1 वर्ष का, है ना। सो कुल मिला के कहानी ये है कि ये अभी का, करंट का है। लेकिन जब कैपिटल की बात मैं करता हूं, सो कैपिटल में जो है मैं पिछले 1 साल का या 1 साल के अंदर अंदर होने वाली चीजों को नहीं देखता हूं, है ना, मैं इसमें देखता हूं लंबे टाइम के लिए।
लंबे समय के लिए होता है ना, के लिए, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, ये बात मानते हैं आप, है ना। तो कैपिटल बजट हो गया लंबे समय के लिए और रेवेन्यू बजट हो गया छोटे समय के लिए। अब ये इसको कुछ ऐसे आप हंसी मजाक में समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेवेन्यू बजट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू कि आपने एक गर्लफ्रेंड बनाई, है ना, सो आप उस पर खर्चा कर रहे हैं, कल को वो मुकर जाए शादी करने से, तो आपका वो रेवेन्यू बजट है ना, कि उसके लिए आपने जो बजट रख लिया। लेकिन कैपिटल बजट क्या हो गया कि भाई आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी कर दी उठा के, है ना। अब शादी कर दी तो ये तो नहीं तुम बोलोगे कि भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ इसको, है ना, अब दूसरी लेकर आओ मेरे लिए, परसों तीसरी लेकर आओ, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, लंबे समय के लिए, है ना। सो वहां पे जो है आप उनके लिए जो भी करेंगे अपनी वाइफ के लिए, वो हो गया आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना। या फिर आसान भाषा में देखते हैं, सरकारों की बातों को समझते हैं। सो रेवेन्यू में क्या आ सकता है, जैसे वो सैलरी दे रही है, सैलरी क्या पूरे 10 साल की सैलरी आपको दे दी जाती है, नहीं, 1 वर्ष की होती है, इसलिए हो गया, है ना। सो बाकी आप समझो कि ये तो रेवेन्यू बजट में देखिए खर्चे भी हो सकता है और गवर्नमेंट को प्राप्तियां क्या वो भी हो सकता है। अब जैसे टैक्स आया गवर्नमेंट को, सो टैक्स कोई 10 साल का टैक्स एक साथ तो देता नहीं है ना। सो ये भी क्या है, हर साल का टैक्स आप पे कर रहे हैं, सो ये भी 1 वर्ष का हो गया। वैसे ही कैपिटल बजट में क्या हो गया, एक तरह से भाई तुमने जमीन ले ली, अब जमीन क्या तुम एक दिन के लिए जमीन ले रहे हो या 1 साल के लिए ले रहे हो सकता है तुम ट्रेडिंग करते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली कोई जमीन लेता है वो लंबे समय के लिए लेता है ना। सो वो जो हो गया एक तरह से लैंड हो गया, लैंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, भाई सरकार ने पुल बनाए, तो 1 दिन के लिए या 1 साल के लिए पुल कौन बनाता है, भाई मेरे लंबे समय के लिए बनाते हो। तुमने टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, यानी बेसिकली यहां पे क्या होता है, कैपिटल बजट के अंदर आपको असेट्स का रोल ज्यादा देखने को मिलता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, सारा खेल असेट्स का चलता है। ठीक है भाई मेरे, कह रहे सर इफ आई गेट रैंक अंडर 100 देन कैन आई गेट लेटेस्ट आईफोन प्रो मैक्स विद 1 TB। बहुत बढ़िया है, लेकर आओ कैमियो सुमित भाई, है ना, रैंक लेकर आइए आप अंडर 100, है ना। और हर जगह पे जाके ये बोल देना ईमानदारी से कि जीवी सर से पढ़ा है, मुकर मत जाना, है ना। फोन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ये कर लेना, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चक्कर में हमसे पढ़ के, और आप देखिए हंसी छूट जाएगी आपकी कि फोनों के चक्कर में लोग रातों रात बदल जाते हैं, ये हाल चलता है। बस ये काम मत करना, मुझसे ले लेना फोन तुम, है ना, बस बोल जरूर देना स्टूडेंट्स को, कम से कम मिसगाइड मत करना किसी को भी। चलिए, सो रेवेन्यू बजट का आप देखेंगे तो 2 तरह के हो सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या हो गया, एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 1 साल के अंदर अंदर आप खर्चे करने वाले हैं, है ना, खर्चे करने वाले हैं, सो वो जो है आपका इसमें आ गया। और रेवेन्यू रिसीट का मतलब है कि भाई आपकी 1 साल में जो प्राप्तियां होने वाली हैं इसी साल में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टैक्स की बात कर रहे हैं, है ना। सो वो प्राप्तियां भी 2 प्रकार की हो सकती है, जैसे एक हो गया टैक्स की, एक हो गया नॉन टैक्स की, है ना। ये तो भाई टैक्स में क्या हो सकता है कि आपने जो है इनकम टैक्स दिया, किसी ने जीएसटी दिया भाई मेरे, किसी ने जो है आप देखिए कि एक्साइज ड्यूटी किसी चीज पे की, है ना, बहुत सारे टैक्स हो सकते हैं। सो वो टैक्स का पार्ट हो गया, यानी कि गवर्नमेंट को कमाई होने वाली है। फिर जो नॉन टैक्स की कमाई कौन सी हो सकती है भाई मेरे, जैसे कि आप देखिए फाइन्स हो गए, रजिस्ट्रियां आप करवाते हैं, है ना, सो रजिस्ट्री करवाते हैं, उस पर भी आपको स्टैंप ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है, वो हो गया। बहुत सारे ऐसे खर्चे हो सकते हैं, है ना, कि जिसमें आपको अलग से कुछ पेमेंट करनी पड़ती है सरकार को, वो हो गए नॉन टैक्स वाले, वो सारे इसी में हो जाएंगे। फिर जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान। अच्छा, प्लान को जनरली हम जो होता है ना 5 ईयर प्लान्स, उससे कंसीडर कर लेते हैं भाई, जो लंबे समय के हिसाब से हम थोड़े से सोच लेते हैं 5 ईयर प्लान के अंदर जो आ रहे होते हैं ना, लंबा समय तो इसमें क्या हम बोलेंगे 5 ईयर प्लान के हिसाब से। और एक हो गया नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनको हम 5 ईयर प्लान के हिसाब से नहीं सोचते हैं, वो हो गए। ठीक है भाई मेरे, कह रहे हैं आप कौन सी एआई ऐप को यूज करते हैं अपनी पीपीटी बनाने के लिए, भाई हम बहुत कुछ यूज करते हैं, एक किसी ऐप को यूज नहीं करते हैं, बहुत सारी को करते हैं, ठीक है जी। तो वो इसीलिए ऐसी पीपीटियां बन पाती हैं, जो आप इतने सारे हमारे माइंड मैप्स देखते हैं, वो इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारा चीज का मिश्रण होता है। तो कोई चीज कहीं से सेट बैठती है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, सो सब मिलजुल के तब जाके एक पीपीटी तैयार होती है, बहुत टाइम लगता है एक पीपीटी को तैयार करने में ही। चलिए फिर कैपिटल बजट में देखते हैं, तो कैपिटल रिसीट हो गया भाई मेरे, जो आपको पैसा आएगा। अब ये जो कैपिटल रिसीट है, ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, क्योंकि आप कैपिटल रिसीट को जनरली रेवेन्यू रिसीट के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। सो मैं आपको समझाता हूं कि कैपिटल रिसीट क्या होती है। मान लो कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एक टीवी लिया था, वो टीवी कोई 1 दिन के लिए नहीं लेता है, टीवी आप जनरली लेते हो भाई 10-20 साल में टीवी के लिए निकालूंगा, है ना। हमने एक टीवी लिया था जब मैं छोटा था, वो अभी थोड़े टाइम पहले बेचा है ना। अब देख लो कि इतना लंबे समय वो टीवी निकाल गया, वो जो होता था ना पूरा मोटा ताजा टीवी जो होता था, हट्टा कट्टा सा, जो वैसा वाला टीवी हमारे पास पड़ा हुआ था एलजी का। सो वो बेचा अभी थोड़े टाइम पहले, है ना। कितने का बेचा, 500-600 रुपए का बिका था शायद मेरे ख्याल से, है ना। तो वीडियो गेम वगैरह भी खेलने के लिए, बहुत पहले हम वीडियो गेम भी खेलते थे, उस पर ये हाल चलते थे। सो उस टीवी की ऐसी की तैसी करके रखी हुई थी बेचा नहीं जा रहा था, है ना। हमारे पापा को वही अच्छा लगता
सकता था। बाद में हमने कहा कि पापा बेच दो यार, बस करो, अब जान निकालोगे बेचारे की, है दिखने में मोटा लग रहा है, अब बूढ़ा हो गया है, इसको बेच दिया जाए। है अब बेचने वाले जिसको बेचा होगा आगे वो भी 10 साल निकालेगा उसमें, तो पता नहीं, हो तो भाई लाइफ गुड्स इसीलिए तो बोलते हैं एलजी को। सो कुल मिला के कैपिटल रिसीट हो गया कि अगर कोई लंबे समय के लिए आपने असेट ले लिया था, उसको अगर आपने बेचा तो उसके बदले में क्या होगा, आपको कमाई होनी शुरू होगी, पैसे आ जाएंगे। सो वो जो पैसे एक तरह से आएंगे उससे एक खास चीज होने वाली है। एक्चुअली में ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे ही आप पे कैपिटल रिसीट आएगी, इससे एक खतरनाक चीज होने वाली है आपके साथ, आपके जो असेट है ना, असेट वो कम हो जाएंगे। प्लीज ध्यान रखो, आपके पास टीवी था, आपने उस टीवी को बेच दिया, पैसे तो आ गए, कैपिटल रिसीट का मतलब पैसा आना, लेकिन आपका असेट भी चला गया, है ना। ये समझिए, आपके पास एक जमीन थी, है ना भाई, तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन थी, तुमने 20 बीघा बेच दी, 80 बीघा बची, है ना, तो वो 20 बीघा तो चली गई ना, चली गई तो चली गई, वो वाला हाल है यहाँ पे, ठीक है। ये बात आप समझिए। अच्छा, आपने भी देखा, अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट भी देखा है, तो ब्लैक एंड व्हाइट तो हमने भी देखा है भाई मेरे, है ना। तो उसमें बचपन से लेके जब मैं बहुत ही हम छोटे थे, शायद रामायण महाभारत वाला टाइम था, है ना, तो मेरे को हल्की हल्की झलकियां सी याद है, अब इतना तो हमें याद नहीं है ना। वो उस टाइम पे आता था एक कृष्णा ऐसे करके, है ना, हरे हरे ऐसे करके। सो वो नीतीश भारद्वाज वाला था शायद कृष्णा, है ना। सो वो कृष्णा देखा करते थे, हमें बड़ा मजा आता था उस टाइम पे। तो वो रामायण महाभारत कृष्णा ये सब चला करते थे उस टाइम पे, अमर चित्र कथाएं, है ना। आधे लोग तो देख रहे होंगे ये आदमी बात क्या कर रहा है, हाँ यही सब चला करते थे भाई मेरे, और बहुत मजा आता था बचपन में उनको देखने में, है ना। तो वक्त वक्त की बात है, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट पे ही देखे। फिर बाद में जाके काफी लंबा समय, शायद मुझे लग रहा है जब हम 5वीं या 6ठी क्लास में कभी हुए होंगे, है ना, तो तब जाके वो टीवी हमारे पास आया था, कलर वाला जो रंगीन टीवी होता है, जो एलजी वाले की बात कर रहा था। उससे पिछले का तो पता ही नहीं, है ना। वो शक्तिमान आया करता था, शक्तिमान भी नहीं देखने को मिलता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट बेचारा खराब ही रहा करता था हमारा। सो वो शक्तिमान भी दूसरे घरों में जा जाके देखना पड़ रहा था, ऐसे हाल देखे हमने। सो बाद में जाके जब वो कलर टीवी आया, तब हम सांस में सांस लिया ना, आ गया आ गया आ गया, है ना। फिर घर वालों ने केबल हटवा दी, है ना। वो जैसी केबल लगवाई उसमें नंबर कम आ गया, है ना भाई, सीधा एक बच्चे के सोचो 85 से सीधा धड़ाम करके 60 पे गिर गया, है ना। तो घर वाले, अच्छा ये लौंडा सारा दिन तो टीवी देखता है, हटाओ इसको, उठाओ, केबल ही हटा दी। तो ये हाल चलते हैं, है ना। बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज फील होता है कि बहुत अच्छा किया हमारी मम्मी ने कि हटवा दी थी, है ना। सो कैपिटल रिसीट में ये हो गया भाई मेरे, आपके असेट कम हो जाएंगे। दूसरा, कैपिटल रिसीट में एक चीज और भी हो सकती है जो शायद लोगों को उतना, आप सोच रहे हो कि क्या होगी और क्या हो जाएगी भाई, बेच दिया तो बेच दिया, ऐसा नहीं होता। आप कई बार गिरवी भी रख देते हैं। आप देखिए, सोना है आपके पास, सोना आप किसी के पास गिरवी रख दिया और उसमें थोड़ा कर्ज उठा लिए, तो वो भी एक रहता है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा, वो हम जब आगे चर्चा करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होगा, इसमें खास काम होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होगा, पैसा तो आपका चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, लेकिन साथ में आपका असेट बन जाएगा, असेट इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे पैसा आएगा, यहां पे पैसा तो आ जाएगा, लेकिन असेट चला जाएगा, ठीक है। पैसा जो है बढ़ जाएगा, ऐसे लिख लो, बढ़ जाएगा, आपके हाथ में पैसा बढ़ जाएगा, असेट्स कम हो जाएगा। यहां पे क्या है, पैसा कम हो जाएगा क्योंकि पैसा आपने खर्च कर दिया, और असेट आपका बढ़ जाएगा, यानी जमीन ले ली तो असेट आपका बढ़ गया, ठीक है। कह रहे हैं सर आप बाबा आजम के जमाने, बिल्कुल बिल्कुल, हम बाबा आजम, हम मिलेनियंस है ना, इसीलिए तो वो वाला टाइम भाई बहुत पुराना टाइम से हम हैं, ऐसा थोड़ी कि आज से हैं। शक्तिमान तो देखा ही होगा, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओल्ड डेज वर सो डिफरेंट, बिल्कुल बहुत मजा आता था उस टाइम पे। छोटी सी चीज में भी हम बहुत खुशी ढूंढ लिया करते थे, है ना। कि घर में कुछ छोटा घेवर भी आ गया तो हमें इतनी खुशी होती थी कि जैसे हमने कभी घेवर खाया ना हो, है ना, ऐसी इतनी खुशी होती थी, है ना। घर वालों ने पकौड़े बना लिए, उसमें भी खुशी होती थी। आज देखिए कि मोदी जी ने सब स्टूडेंट्स के हाथ में कड़छियां रखवा दी हैं पकौड़े की, तब भी खुशी नहीं होती। कहाँ से होगी खुशी, है ना, उसी को तल तल के तो पढ़ाई कर रहे हैं, ये हाल चल रहा है। सो आज जब इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट, इतनी ज़्यादा सुविधाएं मिल गई हैं कि अब उनका रेलिवेंसी खत्म हो गया जो पहले हुआ करता था, है ना। पहले एक छोटी सी चीज़ मिल जाए तो इंसान कितना खुश होता था। आज तुम्हारे को असली गाड़ी तुम्हारे घर वाले दे दे तब तुम्हें इतनी खुशी नहीं होगी, 2 दिन बाद वो भी पुरानी लगने लग जाएगी। तो ये ऐसा ही है समय। चलिए, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप देखिए, एक प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन प्लान होता है, ठीक है। सो प्लान का वही मैंने 5 ईयर का जैसे बताया है, और नॉन प्लान वाला जिसमें 5 ईयर प्लान के हिसाब से हम नहीं करते हैं। कह रहे यू रिमाइंडेड मी ऑफ चाइल्डहुड, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं खुद मानता हूँ, है ना। हमारे बच्चे हो गए तो अब मेरे को फील ये होता है कि जब हम बच्चे थे तभी ठीक थे, है ना। कि भाई मेरी तो दाढ़ी पाड़ लेते हैं ना, मेरे पापा की, अब हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपने पापा की यूं दाढ़ी खींच लें, अपने दादा की खींच लें। हमने तो नहीं कभी, पता नहीं छोटे होते किया हो तो किया हो, लेकिन जब से होश संभाला तब से तो नहीं किया, है ना। सो
वही अकबर बीरबल की कहानी याद आ गई कि तो बीरबल को अकबर ने पूछा कि भाई सबसे ज्यादा बलशाली कौन है हमारे पूरे साम्राज्य में। तो बीरबल ने बोला कि एक 2 साल का बच्चा। तो अकबर ने बोला कि ये कैसी बकवास कर रहे हो। सो उसने उसकी गोदी में बच्चे को बिठा दिया, उसने उसकी दाढ़ी खींच लिया, पता नहीं उसकी दाढ़ी थी भी कि नहीं थी, कहानी तो यही बोलती कि उसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी खींच ली। तो उसने बोल दिया बीरबल ने कि ये देखिए हम में से कोई आपकी दाढ़ी नहीं खींच सकता है, ये 2 साल के बच्चे ने खींच दी, इसलिए ये बलशाली है सबसे ज्यादा। तो ये वाली कहानी याद आ गई। एनीवेज, कंपोनेंट्स ऑफ बजट की हम बात करते हैं। सो अभी जो मैंने आपको बताया, एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता है, ये डे टू डे के हिसाब से होता है, रोजमर्रा के जीवन के हिसाब से होता है। ठीक है। देखिए, जब भी बिल्कुल बिल्कुल थपेड़े लगा देते थे, इमोशनल कर दिया, आंख से आंसू तो नहीं तुम्हारे आ गए हैं, अभी फिर कॉलेज टाइम में ले चलूं, है तुम्हें कोई पसंद थी है, फिर तो तुम पता नहीं सुसाइड ना कर लो है, क्योंकि तुम ही हो मेरी आशिकी, तुम ही हो कर दोगे, हैं ज्यादा भी मत जाओ नॉस्टैल्जिया में, वापस आ जाओ। जो आप पूछ रहे हैं, देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसका तरीका क्या होता है याद करने का, कि जब आप कोई खर्चा करते हैं, अगर उससे असेट आपका बढ़ गया, प्लीज ध्यान दीजिए, इन्होंने एक लोन की रिपेमेंट का जैसे पूछ लिया, मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप एक खर्चा कर रहे हैं और वो असेट आपका बढ़ गया, तो उससे क्या होगा आपका, एक तरह से वो आपका कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये आपको समझना है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम ध्यान से आप देखिए, मैंने आपको अभी कैपिटल वाले में एक चीज और बताई थी, ये एक बच्चे ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। इसी में आप देखना, मैंने आपको बोला था कि आप लोन भी ले सकते हैं, जैसे अपना ही गोल्ड अपने रिजर्व पे रख के, है ना, या फिर आप घर बनाते हैं तो आप अपनी ही प्रॉपर्टी को रख के जो है लोन ले लेते हैं, एक तरह से ऐसा भी आप करते हैं, फिर उसको चुकाते रहते हैं। सो मैंने वो एग्जांपल ऑलरेडी आपको बता दिया यहाँ पे, जो आप रिपेमेंट ऑफ लोन वाला पूछ रहे हैं ना, सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको कवर कर दिया है वो वाली चीज। और वैसे भी उसको याद रखने का एक ही तरीका होता है कि अगर कोई भी खर्चा करके आपके असेट बढ़ रहे हैं, आप देखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कभी भी आपके असेट नहीं बढ़ेंगे। अब सरकार है या फिर आप एक कंपनी के मालिक हो, आपने अपने इंप्लॉय को सैलरी दे दी, तो उससे कोई असेट नहीं आपका बढ़ा। आपने अपने इंप्लॉइज को पेंशन दे दी, उससे कोई आपका असेट नहीं बढ़ा। लेकिन अगर आपने एक नया ऑफिस बना लिया पैसे खर्च करके, उससे आपका नया असेट बढ़ गया, है ना, प्लीज आप ध्यान दो इस बात का। सो वो आपका जो है कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें आपका असेट बढ़ गया, और जिसमें असेट नहीं बढ़ा वो आपका रेवेन्यू होगा। सिंपल आसान भाषा में इसको ऐसे। फिर दूसरा तरीका होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। लंबे समय के लिए तो कैपिटल वाला होगा, और शॉर्ट टर्म के लिए है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए है, सो वो जो है आपका रेवेन्यू वाला बजट होगा। ठीक है। सो ये दो तरीके होते हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, यही मैंने आपको बताया है। सो ये वही बता रखे है ना, राजस्व बजट हो गया, पूंजी बजट हो गया, वही जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, सारा वही हो गया है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। सो रेवेन्यू अकाउंट जिसको हम बोलते हैं एक तरह से राजस्व, है ना, राजस्व बजट जो होता है। सो रेवेन्यू का ही पूछा, तो रेवेन्यू का रेवेन्यू बजट होगा, और क्या होगा इसके अंदर भाई मेरे, इसमें तो कुछ भी नहीं। रेवेन्यू का मतलब मैंने अभी बता ही दिया आपको, है ना, कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, खर्चा हो सकता है रेवेन्यू के आधार पे साल भर के अंदर, जो अभी लेटेस्ट का हम देखते हैं डे टू डे रूटीन का, और दूसरा जो है उसमें प्राप्तियां हो सकती हैं, यही तो है। फिर रेवेन्यू बजट की ही बात पूछ ली इसने। सो रेवेन्यू बजट होता क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया है ना कि ये किसे डील करता है, रिकरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि बार बार जो है कोई चीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हर महीने सैलरी देनी ही पड़ रही है ना, तो वो एक तरह से क्या हो गया आपका, मैंने बोला ना रिकरिंग, मतलब कि बार बार होने वाला खर्चा हो गया। लेकिन हर महीने जो है वो बहुत सारे चालान कट रहे होंगे, बहुत सारी जो है और फाइन्स लग रहे होंगे आप पे, है ना, सो वो एक तरह से रिकरिंग क्या होगा, रेवेन्यू होगा। सो वो भी जो है रेवेन्यू में ही आएगा भाई मेरे। टैक्सीज है एक तरह से देखा जाए तो, टैक्सीज में आप देखिए कि जनरली जीएसटी जो है वो हर महीने ही चल रहा होता है, तो वो रिकरिंग है। इनकम टैक्स साल भर में होता है, तो है वो भी इसी का ही पार्ट। ठीक है। सो रेवेन्यू रिसीट का मैंने वही आपको बताया है अभी, कि जो आपको पैसे आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट अपने खाते में जो है जमा गवर्नमेंट के खाते में हो रहे हैं, यानी गवर्नमेंट की कमाई हो रही है, वही हम कह सकते हैं। सो इससे कभी भी गवर्नमेंट का ना तो असेट बढ़ेगा ना लायबिलिटी बढ़ेगी, मैंने अभी आपको समझा दिया है ना। लायबिलिटी कब बढ़ जाती है, अगर हमने गवर्नमेंट को ये पैसे दे दिए और हमने ये बोला कि भाई इस पैसे पे मेरे को इतना इंटरेस्ट दो तुम, यानी गवर्नमेंट का बॉन्ड अगर हमने खरीद लिया, जैसे हम बैंक में बोलते हैं, तो बैंक में आप कोई भी पैसा जमा कराते हो तो वो बैंक के ऊपर लायबिलिटी हो जाता है, वो बैंक का असेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बदले में कल को बैंक को उतने तो रुपए देने ही देने हैं, साथ में आपको एफडी पे इंटरेस्ट और देना है। सो बैंक के ऊपर क्या हो गया, ये एक जिम्मेदारी हो गई, असेट हो गया, है ना। सेम मैंने सरकार के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी बोला कि आपने गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड ले लिए, तो वो तो फिर सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई एक तरह से, आप ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अगर आपने टैक्स दे दिया तो सरकार की कोई
कोई जिम्मेदारी नहीं कि उस टैक्स को आपको वापस देगी या उसका 10 गुना करके देगी, वो कोई जिम्मेदारी नहीं। इसीलिए मैंने बोला कोई लायबिलिटी भी नहीं है और उससे असेट भी इंक्रीज नहीं होंगे। ये सिंपल भाषा में आपको समझना है। उसके बाद आप देखिए कि इसी में टैक्स रेवेन्यू का भी मैंने बता दिया और नॉन टैक्स का भी बता दिया। टैक्स में क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स से जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह हो गया। फिर इनडायरेक्ट में क्या हो सकता है, कस्टम्स हो गया, जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सारे के सारे जो है इनसे जो सरकार को फायदा मिलता है, ये पैसा हो गया जो आ रहा है सरकार को, है ना। सो नॉन टैक्स में मैंने अभी बताया जैसे कोई भी फीस हो गई, फाइन हो गए, पेनल्टियां हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है ना, सो ये नॉन टैक्स में आ जाती हैं। तो कुल मिला के राजस्व बजट की हम बात कर रहे हैं भाई मेरे, जिसमें राजस्व प्राप्तियां और राजस्व खर्च शामिल हैं। सो इसमें यही होता है कि भाई सरकार उसमें जो है कुछ भी वापस नहीं देती है, वो आपने दे दिया सरकार को तो दे दिया, वो वापस आपको मिलने नहीं वाला है। ना ही सरकार उसमें जो है उसके लिए कुछ भी देदायक है आपको कि उसमें कुछ आपको उसने इंटरेस्ट देना है या कुछ ऐसा है, उसके लिए सरकार बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। आपने दे दिया तो बस अब दे दिया, है ना। सो उसमें दो तरह के हो सकते हैं, एक आपको जो कर से है या फिर एक जो है गैर कर से। सो वही मैंने बताया, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर का हो गया, एक अप्रत्यक्ष कर का हो गया। तो प्रत्यक्ष कर में जो है जैसे कोई निगम कर हो गया या फिर आपका जो है इनकम टैक्स हो गया, ये सारे के सारे आ जाएंगे, है ना। अप्रत्यक्ष कर में जो जीएसटी हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ये सब आ जाते हैं। फिर गैर कर में जो है कोई भी फीस, जुर्माना, दंड, ये सब लगते हैं। सो ये जो है गवर्नमेंट का खाते में आते हैं। सो गवर्नमेंट का एक तरह से प्राप्तियां बढ़ती हैं या फिर कहेंगे उनकी गवर्नमेंट की जो है रुपया बढ़ जाता है उनके अकाउंट में, ऐसे मान लीजिए, है ना। सो व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर गवर्नमेंट्स टोटल इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इंक्लूडिंग टैक्सेस। भाई जब गवर्नमेंट का सभी जगह से जो इनकम आती है इंक्लूडिंग टैक्सेस, उसको क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। सो अभी मैंने आपको क्या बताया कि उसको बोलते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू। क्योंकि आप देखिए एक्सपेंडिचर क्या होगा, खर्च हो गया, लेकिन इसने क्या पूछा है आपको, जो आ रहा है, ठीक है, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जो गवर्नमेंट को पैसे उसके खाते में जो आ रहे हैं इनकम, है ना, और इंक्लूडिंग टैक्स भी। सो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया ना सारे का सारा कि दिस इज कॉल्ड, एक तरह से अगर मैं रियल में पूछूंगा टेक्निकल टर्म में, तो रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी रेवेन्यू रिसीट दिया नहीं हुआ था, कल को पेपर में रेवेन्यू रिसीट लिखा हो सकता है, उसके अलावा आप इसको गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी मान सकते हैं। तो एक ही बात है, रेवेन्यू का मतलब जनरली हम यही मानते हैं, ठीक है। ये बोल रहे डिफिसिट, घाटे का तो कोई लेना देना ही नहीं इसमें, कर्जे का भी कोई लेना देना हुई ही नहीं है, ये तो बात है ना। चलिए आगे फिर आता है रेवेन्यू बजट की बात, है ना। तो रेवेन्यू बजट के अंदर ही हम रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा सरकार को जो आया है, अब खर्च की बात करते हैं। सो डे टू डे रोजमर्रा के जो खर्च होते हैं वो इसके अंदर माने जाएंगे, जैसे कि सैलरीज हो गई, पेंशन्स हो गई, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, है ना, ये सारे के सारे जो इंटरेस्ट हो गया, है ना, वही सरकार ने कहीं से कुछ कर्जा उठा रखा हो, उसके जो है जो दे रहे हैं उसका एक इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है ना। सो इसके अलावा ग्रांट्स टू स्टेट्स हो गया, यूटीज हो गए, ये सारे की सारी चीजें जो है आपके रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं। इसमें मैंने पहले ही बताया था, जो प्लान वाला होता है वो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग होता है, और नॉन 5 ईयर वाला जो है वो जनरल में होता है, जैसे डिफेंस हो गया, सब्सिडीज एटसेट्रा हो गया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इसके कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं इस एक्सपेंडिचर के। सबसे जरूरी जो कंपोनेंट होते हैं वो सरकार ने जो लोन्स उठा रखे हैं ना, तो उनकी जो लार्ज पेमेंट्स करती है सरकार, वो एक तरह से इसमें आ जाता है ना। सो इसलिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर होता है सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, सबसे ज़्यादा पैसा जो सरकार का इसी काम में जाता है। भाई आपने किसी दूसरे देश से या कहीं से भी, जहाँ हमारे ही देश के लोगों से पैसा सरकार ने उठा लिया है ना अपना डिफिसिट, अपना घाटा कम करने के लिए, तो वो उसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट जा रहा है वो आपका इसी में आता है, किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। फिर एक हो गया डिफेंस एक्सपेंडिचर। सो डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया असेंशियल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इजिली, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो डिफेंस हो गया, जैसे डिफेंस में आप देखो हमारी पूरी सीमाओं की रक्षा करनी है। आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान ऑलरेडी हमारी छाती पे मूंग दल रहे हैं। सो अब जो है हम इसको अगर कम कर दें, नेहरू ने सबसे बड़ी गलती यही की है ना, कि उन्होंने अपने जो डिफेंस सेक्टर को बिल्कुल नीचे कर दिया, है ना, कि भाई पंचशील कर लेते हैं साइन, उसके बाद डिफेंस सेक्टर को डाउन कर दिया। सो वो एक बिल्कुल गलत रणनीति थी। सो उसके तहत आप देखिए कि हमें इंडो पाक वॉर भी सहना पड़ा, इंडो साइनो वॉर भी सहना पड़ा। सो ये बड़ा दिक्कत हमारे साथ हुई थी। सो इसको कभी भी हम कम नहीं करते हैं। फिर सब्सिडीज की बात है, तो फूड, फर्टिलाइजर, एक्सपोर्ट्स, इंटरेस्ट, इन पे जो है सब्सिडी जाती है बहुत सारे लोगों को। सो ये भी एक तरह से जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो इंटरेस्ट की जो पेमेंट थी उसके लिए आपने बोला था कि ये तो कैपिटल का पार्ट होता है। सो वो मैंने बोला था कि कोई भी आपने असेट के लिए अगर लिया है, यहाँ कोई असेट के लिए लिया हो ये जरूरी नहीं है। सरकार ने हो सकता है कि लोगों की सैलरी पे करने के लिए ले रखा हो पैसा, है ना। आप पॉइंट को समझिए, भाई मार्केट से सरकार ने पैसा उठा लिया कि सरकार जो है सैलरियाँ नहीं पे कर पा रही है। सो उसमें क्या बोलोगे तुम। सो यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा वो चीज़, इसलिए इधर डाल दी गई है, ठीक है।
चलिए, मैंने बताया अभी राजस्व व्यय क्या हो जाते हैं, रोजमर्रा के खर्च जो है सरकार को करने पड़ते हैं, है ना, चाहे वो वेतन हो, पेंशन हो, सब्सिडी हो, ब्याज भुगतान हो, ये सारे हो जाएंगे। इसके अलावा योजना बनाम गैर योजना की बात करते हैं तो वही जो 5 ईयर पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है वो योजना वाले हो गए, दूसरे जो है नॉन योजना वाले हो गए, गैर योजना वाले। इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़े घटक इसके रहेंगे, एक तो ब्याज भुगतान सबसे बड़ा हिस्सा रहता है, दूसरा डिफेंस का सेक्टर, रक्षा व्यय जो है वो सबसे बड़ा रहता है, और तीसरा सब्सिडी। ये 3 जो खर्चे हैं सरकार के सबसे बड़े माने जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है इनमें से, ये हमें पूछा है। सो सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, भाई मेरे अभी मैंने बताया कि आपको तरीका क्या है जानने का कि क्या ये अभी का है, लेटेस्ट का, इसी साल का है। एक तो ये तरीका है ना, लंबे समय के लिए खर्चा है कि छोटे समय के लिए। सैलरी दे दी तो काम खत्म हो गया, है ना, उसने काम किया, तुमने सैलरी दी, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। सो ये शॉर्ट टर्म के लिए है एक तरह से। एक तो ये हो गया क्योंकि आप 10 साल की सैलरी किसी भी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि इससे आपको क्या देखना, असेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। किसी को भी सैलरी देने से आपका कोई भी असेट नहीं बढ़ता, ना ही सरकार का बढ़ता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये तो सही है। फिर दूसरी बात करते हैं पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मुझे आप बताइए कि पेंशन जो है, क्या सरकार 10 साल की पेंशन एक साथ दे रही है? ऐसा तो नहीं हो रहा है, हर महीने ही जा रही है पेंशन। दूसरी बात, क्या पेंशन देने से सरकार का कोई भी असेट बढ़ रहा है? भाई घंटा बढ़ रहा है, ये तो ट्रांसफर पेमेंट्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ट्रांसफर पेमेंट्स में जो स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन होगी, इनसे सरकार को ना तो कोई गुड मिल रही है, ना कोई सर्विस मिल रही है, फिर भी सरकार दे रही है एक तरह से। ये भी बात सही है ना। सेकंड वाला भी जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही, आरई का ही पार्ट हो जाएगा। इसका उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, है ना, 1 और 2 दोनों। चलिए देखना एक बारी, ये इसी भाई को हो रही है ना भाई? अच्छा, लाइट बेटर है ना, धन्यवाद आपका पार्थ भाई। ये जो आवाज वाली इशू है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को हो रही है, मेरे हिसाब से तो और किसी को नहीं हो रही है भाई मेरे, क्योंकि और कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा। पार्थ भाई आप प्लीज चेक कर लीजिए, आपके फोन का इशू है कुछ ना कुछ, और किसी बच्चे को भी ये वाली आवाज वाली इशू नहीं हो रहा है। मैं 10 बार पूछ चुका हूं, प्लीज आप चेक कर लीजिए, अपना फोन चेक कर लीजिए, किसी दूसरे फोन में चला लीजिए, ठीक है। चलो फिर इसके बाद ये हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट बजट। तो बजट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज करेक्ट है ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे, सब्सिडीज आर एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच एम एट इंक्रीजिंग वेलफेयर। क्या ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है भाई मेरे, कि भाई लोगों के वेलफेयर के लिए तो सब्सिडियां दी जाती हैं, और किस लिए दी जाती है, और ये भी एक जो है इंस्ट्रूमेंट है, पूरा का पूरा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बात तो उचित है ना। फिर दूसरा, डिफेंस एक्सपेंडिचर इज कमिटेड एक्सपेंडिचर इन द सेंस दैट गिवन द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स देयर एग्जिस्ट लिटिल स्कोप ऑफ ड्रास्टिक रिडक्शन। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई डिफेंस में कभी भी हम रिडक्शन नहीं करते हैं, ड्रास्टिक रिडक्शन। ये नहीं है कि आज अगर हमने 5 लाख करोड़ का कर रखा है तो कल को 1 लाख करोड़ पे गिरा देंगे डिफेंस के बजट को, ऐसा कभी भी नहीं होता। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार का, बट आप सोचें कि सीधा लाखों करोड़ का अंतर कर दें कि पिछले साल इतने फूक दिए, इस साल इतने ही फूकेंगे, ये नहीं होता है कभी भी। ये बात भी उचित है। यहाँ भी जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हो जाएगा। उसके आगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट द सैलरीज, पेंशन, डिफेंस सर्विसेज कम्स अंडर। ये किसके अंडर आती है ये हमसे पूछ रहा है। ये मैंने अभी बताया ना आपको कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आ जाएंगी। पेंशन हो गया या फिर आपका जो सैलरीज हो गया, इसमें कुछ भी जो है आप देखिए कि लंबे समय के लिए तो है नहीं है, और दूसरा ना ही इससे कोई असेट बन रहा है, ठीक है जी। तो ठीक है, ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। गलती से भी इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मत कर देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये नहीं आएगा। हाँ, अगर वो बोल देता है जैसे कि कल को कि भाई सरकार ने पीएसयू बनाने के लिए खर्चा कर दिया, बीएसएनएल के टावर लगाने के लिए खर्चा कर दिया, है ना। आप मेरे को बताइए कि ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि टावर सरकार एक दिन के लिए नहीं लगाएगी, फिर बीएसएनएल के लंबे समय के लिए लगाएगी, लंबे समय से उसका जो है उसको फायदा मिलेगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू दोज एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब होता है रोजमर्रा के जीवन में भाई मेरे। रोजमर्रा के जीवन में जो खर्चे होने हैं, आप खुद बताइए मुझे, जो भी डेली एक्सपेंसेस होंगे उनको कहाँ पे काउंट करते हैं? मैंने आपको हमेशा क्या बताया, वो अभी छोटे समय के लिए खर्चे हैं, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए खर्चे हैं, उनसे असेट भी नहीं बढ़ना, क्योंकि वो रोजमर्रा के खर्चे हैं भाई मेरे। उससे क्या असेट बढ़ना है आपका? आप गए, आपने दुकान पे 2 रुपए की तो नहीं, अब कहीं 20 रुपए की चाय पी ली, उससे क्या असेट बढ़ गया आपका, है ना। सोचिए इस चीज को, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो चीज लंबे समय के लिए ली है वो ही आपका असेट बढ़ाती है। इसमें ये रोजमर्रा के जो खर्चे हो जाएंगे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय होंगे।
मनी दैट द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन डे टू डे रनिंग लाइक पेइंग सैलरी एंड पेंशन। ये देखिए आप, एक ही प्रकार के प्रश्नों को इन्होंने अलग अलग तरीके से घूम घूम के कई सारे एग्जाम में पूछा। ये अभी लेटेस्ट के, सो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भाग होता है, ये मैंने अभी समझाया है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो अगेन आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सबसे पहले तो आप देखिए लिख रखा है कैपिटल इन्फ्यूजन इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो जब कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है तो ये रेवेन्यू का पार्ट तो कहाँ से ही होने वाला है? अच्छा यही पूछ रखा है, सो ये रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, तो ये उत्तर तो ए ही हो जाएगा। एक बार तीसरे 3 ऑप्शन बाकी भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। सो अभी मैंने आपको पूरी लिस्ट पीछे बताई थी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दी जाएगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी, क्योंकि वो इस साल की है। फिर सब्सिडी जो दी जाएंगी वो भी अभी लेटेस्ट की है, ऐसा तो है नहीं कि लंबे समय के लिए फर्टिलाइजर पे दे दी, अभी के लिए दी जा रही है ना, कल को हो सकता है बंद कर दी जाए। फिर दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेट, भाई सरकार ने जो भी ऋण ले रखा है सार्वजनिक है ना, उसके ऊपर ब्याज का भुगतान है, ये भी इसी का भाग है, मैंने 10 बार आज आपको बताया। सो ये 3 तो एक बात हो गई, लेकिन ये हटके बात हो गई, तो ए इसका सही उत्तर होगा। ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैपिटल बजट की। जी ईटिंग मॉन्क भाई पिछले 2 से 3 दिन से जो है एप्लीकेशन पे कुछ भी नहीं आ रहा था, 2 दिन से एक्चुअली में, लंबे समय से तो नहीं है ऐसा कुछ, रेगुलेटरी में कंटेंट डल रहा है। अगर आपके पास 4.0 बैच है तो 4.0 बैच में रेगुलेटरी से कंटेंट डल रहा है। आप देखिए 2-3 दिन पहले ही क्लास डाली थी और आज की क्लास इस क्लास के खत्म होने के बाद तुरंत डलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलेटरी में सारी चीज़ें चल रही हैं, बीच में 1-2 दिन का कभी गैप भी होता है तो बाकायदा आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करके मैं जो है छुट्टी मारता हूँ, और वो छुट्टी भी कोई मजबूरी होती है तो ही होती, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, या ये स्टूडियो का इतना सेटअप किया, आप देखिए आज कितना सुंदर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, है ना, साफ सुथरा दिखाई दे रहे हो, आप ही के लिए कर रहा हूँ मैं, अपने लिए कुछ भी नहीं इसमें है ना। सो इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है भाई, सारी चीज़ इन्फॉर्म भी की जाती है, ठीक है। चलिए साउंड एक से ही आ रही है क्या? ऐसा भी है क्या? ठीक है भाई, मैं ये चेक कर लूँगा। हाँ लाइट बेटर हो गई है ना जी। साउंड वाला भी मैं एक बारी कल तक दोबारा भी चेक कर लूँगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही है, मैं एक बारी और चेक करवा लूँगा, है ना। एक सेकंड रुकिए आप। अभी देखिए एक बार, एक सेकंड, अभी देखिए क्या अभी ठीक हो रही है? अभी डुअल में आ रही होगी। कैमियो भाई, कैमियो सुमित भाई, अब देखिए अब डुअल में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल बजट में हम जनरली क्या करते हैं, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार नहीं हो रहे हैं, जो एक ही बार आपने लंबे समय के लिए पैसा दे दिया है, उसको ये बोलते हैं। सो वही है कैपिटल रिसीट हो गया, जो पैसे सरकार के खाते में आ रहे हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जो खाते जा रहे हैं। सो कुल मिला के यही दिखाता है कि भाई आपके असेट और लायबिलिटी कितना बढ़ रहे हैं, कितना कम हो रहे हैं। असेट और लायबिलिटी के बारे में ये बताता है, ठीक है। करेक्ट आ गई ना? ठीक है, ये कैमरे की एक सेटिंग मैंने सही की है, सोच से देख लीजिए। चलिए, इसके बाद आप देखिए कि सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स की बात करता हूँ। कैपिटल रिसीट्स होता क्या है, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। रिसीट का मतलब होता है पैसे का आना एक तरह से, है ना। सो पैसा जो है यहाँ पे खाते में सरकार के जब आ जाए, सो वो क्या कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है, लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है, या फिर असेट्स को रिड्यूस कर सकता है। अब असेट को रिड्यूस कब करेगा, जब सरकार अपनी ही कोई प्रॉपर्टी को या अपने PSU को किसी को डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, यानी उसको बेच दे और उसके बदले में उनको पैसे मिल जाए। सो वो क्या हो गया केस, वो बन गया आपका असेट रिडक्शन का। लेकिन लायबिलिटी का कौन सा केस बनेगा भाई मेरे, जब सरकार अपनी किसी चीज को गिरवी रख के उसके ऊपर लोन उठा ले, है ना, वो आपका लायबिलिटी बन जाएगा, ठीक है जी। धन्यवाद आपका, ठीक है भाई, बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। अच्छा, बोथ में आ गई ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, ये बात भी सही हो गई है। तो ये, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ असली बात अभी क्या हुई है, आपको बता ही नहीं मैंने। मेरा क्या हुआ कि कल भी मैं क्लास ले लेता जैसे तैसे गंदे स्टूडियो में भी। रियलिटी ये हुई कि इस स्टूडियो में हम कैमरे को थोड़ा सा सेटअप्स करके देख रहे थे, और कैमरे का लेंस हो गया ख़राब, और उस पर आने लग गया एरर। और तुम्हारे भाई अब क्या करें, है ना, बैठ के परेशान हो रहा। आपको बस मैं बता नहीं सकता कि कल इतना दुखी हुए हैं हम, है ना। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। सो बहुत, कल का दिन तो इतना टॉर्चरस निकला है, मैं बस क्या ही बताऊँ आपको, है ना। एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं। ये देखिए कल क्या हुआ। कल ये जो है ना, आप देखिए, मैंने कैमरे का इसीलिए स्क्रीनशॉट लिया। एक सेकंड रुको, कहाँ गया,
सो ये जो है ना, ये कल कैमरे पे दिखाने लग गया। फिर बाद में पता लगा कि भाई इसको तो बहुत तामझाम करना पड़ेगा, अच्छा खासा पैसा लगेगा कैमरे के ऊपर, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली वाला कैमरा यूज़ कर रहे हैं पैनासोनिक का। सो बंदे ढूंढने में कल पता नहीं किस कहाँ कहाँ मैंने माथा मारा, पूरा शहर ढूंढ लिया, एक दुकान थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतने कोपचे में थी वो दुकान पर, ये खुदा का शुक्र है भाई मेरे भगवान का कि उस आदमी को इतनी ज़बरदस्त नॉलेज थी। वो थी तो कोपचे में दुकान छुपी हुई, लेकिन उस आदमी ने ठीक कर दिया एकदम से। और आप देखिए कि क्या ज़बरदस्त क्वालिटी आ रही है ना। सो ये हुआ कल, कल बहुत ब्रांड मिट्टी हुई, मिट्टी पलीत हो गई भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। तो कुछ अच्छा करने जाते हैं फिर साथ में कुछ ख़राब हो जाता है, ये हाल चलता है। चलिए फिर सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट क्या हो सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, कोई लोन ले लिया कुछ चीज़ कर्जे पे रख के, है ना, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, यही दो तरीके होते हैं। फिर कैपिटल रिसीट में आप देखिए कि दो तरह की रिसीट हो सकती है। एक होती है डेट क्रिएटिंग रिसीट, जो कि अभी मैंने बताया है ना, तो आपने जो है कुछ गिरवी रख के ले लिया, तो वो एक तरह से डेट, आपने कर्जा ले लिया ना, है ना, तो वो डेट क्रिएटिंग हो गई। और दूसरी होती है नॉन डेट क्रिएटिंग, जिसमें आपने पूरा चीज़ बेच ही दिया, अपनी संपत्ति को बेच ही दिया, तो फिर कर्जा किस बात का, आपने तो बेच के पैसे ले लिए ना उसके, तो वो हो गया। सो पूंजी बजट की बात कर रहे हैं, तो पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो फंड होती हैं जहां पे आप देखिए कि या तो देनदारियां पैदा होंगी, या फिर आप देखिए कि आपकी संपत्ति को वो कम कर देंगे। ये दो काम इसमें होने हैं अगर इसमें प्राप्तियां हो गई आपको, ठीक है। सो वही है, इसके दो प्रकार हो सकते हैं, एक उधार जिसको हम लोन के फॉर्म में बोलते हैं, एक होता है विनिवेश। सो वही मैंने बताया, अगर उधार होगा तो वो एक तरह से उसके ऊपर जो है वो आपने ऋण से जो सृजित हुई है प्राप्तियां वो हो गई। और दूसरी विनिवेश वाली क्या होगी, जो गैर ऋण वाली है, गैर ऋण वाली की यानी आपने बेच ही दिया उसको, तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया ना, आपके पास पैसे आ गए, बात खत्म हो गई फिर तो। सो हमसे पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कैपिटल रिसीट्स, चलिए बताइए इसका। मोंक भाई बता तो दिया कि ये सेम क्लास वहां भी जाएगी, ऐप पे भी जाएगी, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, लोचना जी कर दिया है वो, ठीक है ना, आप शायद पीछे हैं क्लास में इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। सो आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं, तो रिसीट्स दैट क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस गवर्नमेंट असेट। अभी मैंने आपको बताया, या तो वो क्या करेंगी, लायबिलिटी को बढ़ा देंगी और असेट को कम कर सकती हैं जब आपकी कैपिटल रिसीट आएगी, ठीक है। कब आएगी मैंने सारा अभी केस आपको बताया है। फिर गवर्नमेंट बजट डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स कम फ्रॉम, मेरे को बताइए कि डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट का मतलब क्या होता है। कि सरकार के पास ये एक उनका पीएसयू था भाई मेरे, मान लो बीएसएनएल था, इतना बेच दिया, या रेलवे को इतना बेच दिया, बदले में पैसे मिल गए। सो ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह से, है ना। सो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसे आए वो क्या माने जाएंगे भाई मेरे, है ना, सेलिंग शेयर ऑफ पीएसयू का केस ये बनता है, बी वाला डिसइन्वेस्टमेंट का मैंने बताया ना जैसे। सो ये बनता है कि आपने शेयर बेच दिया अपनी कंपनी का और उसके बदले में आपको पैसे मिल गए। कंपनी कौन सी, सरकारी कंपनी का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सबसे पहले देखिए कि पूछा गया करेक्ट वाली, है ना। रिगार्डिंग मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम लोन्स एंड द सेल ऑफ इट्स ऑन असेट्स। सो लोन और सेल ऑफ असेट्स के लिए हमसे पूछ रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है कि लोन क्रिएट लायबिलिटी बट द सेल ऑफ असेट डज नॉट। सो ये तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि भाई आपने जब लोन ले लिया अपने किसी भी संपत्ति को, सोने को गिरवी में रख के, सो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी क्रिएट होगी कि उसको छुड़वाना भी है ना। सो वो तो आपकी लायबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी आप पे, है ना। फिर दूसरा है सेल ऑफ असेट डज नॉट, भाई जब तुमने बेच ही दिया, आपने सोने को उठा के बेच ही दिया, जब बेच ही दिया तो फिर काहे की जिम्मेदारी, फिर थोड़ी छुड़वाना है उसको। सो इसका उत्तर ए हो जाएगा, करेक्ट पूछा था ये ए ही करेक्ट हो गया है। चलिए अब बात करते कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है। आदर्श भाई बात यहाँ पे होती है आइडियोलॉजी की और फंडामेंटल्स की, ठीक है। आप समझिए, किसी को टारगेट कभी नहीं करते, हमने बोला था एक वीडियो के अंदर, आप करिए, आप आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बात का फालतू का हो हैया नहीं क्रिएट करना चाहिए। या फिर ये मत बोलिए कि आप स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। आप क्लास के शुरुआत में देख लीजिए, आपको प्रूव करके दिखा दिया कि टीचरों के रेवेन्यू गिरे, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ये लोग जो है आपस में मिलजुल रहे हैं, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है ना। सो इसमें स्टूडेंट के लिए कौन सा न्यू एरा आया है, एक बार कमेंट करके बताइए, है ना। आप उधर भी पढ़ रहे थे, इधर भी पढ़ रहे थे, कौन सा फर्क पड़ रहा था उस चीज़ से, है ना। कोई दो टीचर अलग अलग जगह पे पढ़ा रहे थे, लेकिन वो एक जगह पे आ गए, और एक भी जगह पे कैसे आ रहे हैं ना, दो ऐप हैं उनके ऊपर इधर उधर आदान प्रदान चल रहा है वीओडी बैचेस का। भाई मेरे ये कैसी बात हुई, आप कॉमन सेंस लगा के देखिए ये कैसा एरा हुआ है ना। सो वहाँ पे आपको कोई फंडामेंटली गलती नहीं नजर आ रही है ना।
आप बोल रहे हैं कि टारगेट की बात ही नहीं है इसके अंदर बात है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की, है ना। आप देखिए कि आप बीजेपी के सपोर्टर हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको जो है मोदी के खिलाफ कोई बात अच्छी ना लगे, है ना, लेकिन दूसरा कांग्रेस कितना ही बोल दे कि भाई मोदी ने ये गलत किया है, तुम ना मानो, वो वाली कहानी है ये तो, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, अंधभक्त मत बनिए ना आप, कम से कम जो सही है सही के साथ तो खड़े होइए। आप उसमें भी नहीं बोल पाते हैं, जहां पे बोलना चाहिए वहां बोलिए। चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर जो क्रिएट करता है असेट्स और रिड्यूस करता है लायबिलिटीज को भाई मेरे। सो अगेन खर्चा कर रहे हैं भाई मेरे, तो खर्चे जब हम करते हैं लंबे समय के हिसाब से, आपने कोई मशीन ले ली तो वो लंबे समय तक आपका साथ देगी, है ना। आपने कोई प्लॉट ले लिया लंबे समय के लिए है वो मेरे भाई, तो लंबे समय के लिए है तो आपका असेट बन जाता है, ठीक है भाई मेरे, उसको आप लंबे समय के लिए इस्तेमाल भी करोगे। और साथ में रिड्यूस करता है लायबिलिटी को। अब जब खर्चा ही कर रहे हो तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था, आपने अपना जो गोल्ड है या अपनी ज़मीन है गिरवी रख के एक लोन उठा लिया, अब खर्चे में क्या आ जाएगा, उस लोन को चुकाना, उसके ब्याज को चुकाना, उसके खर्चे को चुकाना। अगर आपने वो चुका दिया, वो खर्चा ही तो किया ना। सो उस केस में आपका क्या होगा, लायबिलिटी जो जिम्मेदारी है वो कम होगी। क्या इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है जी, आगे अब लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? अगर सरकार ने एक नई गवर्नमेंट कंपनी बना दी, नई पीएसयू बना दी, नई नवरत्न बना दी, महारत्न बना दी, क्या उससे हमारे देश के युवा को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या उससे हमारे देश की डेवलपमेंट होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि वो और ज़्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाएंगे। सो ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो भाई कोई भी नई ज़मीन खरीदी जाए, बिल्डिंग खरीदी जाए, मशीनरी खरीदी जाए, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, लोन्स एडवांसेस टू स्टेट्स, यूटी, पीएसयू, ये सारा इसी का भाग हो जाता है खर्चे का। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो अगेन मैंने बताया था, एक प्लान वाले होते हैं, एक नॉन प्लान वाले होते हैं। जो प्लान वाले होते हैं वो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड होते हैं और ये नॉन 5 ईयर प्लान से होते हैं। बस सिंपल सी बात यही है इसके अंदर। सो पूंजीगत व्यय जो है ये क्या होते हैं, ऐसे व्यय जिससे परिसंपत्तियां बनती हैं या देनदारियां कम हो जाती हैं, लायबिलिटी या देनदारियां जो है वो कम हो जाती हैं। यही मैंने अभी आपको समझाया है। फिर आर्थिक विकास भी होगा, प्रगति भी होगी देश की, क्योंकि सरकार ने अगर नया जो है कोई भी नया रत्न बना दिया, नई कंपनियां बना दी, तो उससे ऑब्वियस सी बात है हमें फायदा मिलता है पूरे देश को ही। फिर ये कैसे हो सकती हैं चीज़ें, ये ज़मीन हो सकती है, इमारत, मशीनरी, ये सबको खरीदना या शेयर को खरीदना, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऋण अग्रिम राशि देना, ये सारा इसी का भाग आ जाता है, ठीक है। और फिर वही दो भाग इसके बनते हैं, एक योजनागत वाला जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित है और एक गैर योजनागत वाला, ठीक है। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। सो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो है एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। सो पूंजीगत व्यय की जब मैं बात करता हूं, पूंजीगत व्यय की मैंने अभी आपको क्या बताया, इसका तरीका क्या है पूंजीगत व्यय को ढूंढने का, कि जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे आपका असेट बढ़ जाएगा, ठीक है, असेट बढ़ जाएगा, या फिर आपकी लायबिलिटी यानी कि देनदारियां कम हो जाएंगी। सो वो देख लेते हैं। आप मेरे को बताइए, इसने पूछा नोट, अब एक्विजिशन ऑफ लैंड, जब आपने ज़मीन की एक्विजिशन की, उसके बदले में आपने पैसे दे दिए, ज़मीन आपकी हुई, तो आपका तो असेट बन गया ना असेट। सो ये तो सही बात है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हुआ। फिर दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, आपने आज किसी बड़ी कंपनी के शेयर ले लिए, कल को आप बेचोगे भी तो वो शेयर अब आपके हाथ में आ गए ना। सो अगेन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपका कैपिटल वाली हो गई, है ना। आपने एफडी करा ली, वो भी एक तरह से वही होगी। फिर तीसरा बिल्डिंग ऑफ डेवलपमेंट, भाई आपने कोई भी बिल्डिंग बना दी है, रोड बना दिए, वो आज के लिए तो बनाई नहीं है, लंबे समय के लिए बनाए हैं और वो लंबे समय तक आप इस्तेमाल करोगे। आपने एक घर बना दिया, लंबे समय के लिए करोगे, एक ऑफिस बना लिया, लंबे समय के लिए इस्तेमाल करोगे। तो वो क्या हो गया, कैपिटल बन गया आपका, कल को आप बेचने जाओगे तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, है ना। सो वो भी आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन लास्ट वाला देखिए, सब्सिडी, मैंने आपको बताया था सरकार जब भी सब्सिडी देती है तो वो एक करंट ईयर में देखती है कि इस साल की सब्सिडियां हम ये दे रहे हैं, या इस पर्टिकुलर लोन के ऊपर हम ये सब्सिडी दे रहे हैं। सरकार लंबे समय के लिए कोई सब्सिडी देती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली सब्सिडियां टेम्परेरी होती हैं और छोटे समय के लिए होती हैं। सो उसको आप देखिए कि सब्सिडी को देने से सरकार का कोई असेट नहीं बढ़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी है। लायबिलिटी तो खुद ही है एक तरह से देखा जाए तो। सो पॉइंट ये है कि यहाँ पे यही पूछा था कि उसका पूंजीगत व्यय कौन सा नहीं है। सो ये जो है पूंजीगत व्यय नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है,
एमटीएस की सारी चीज़ें हम सोल्व करवाएंगे पूजा जी, आप परेशान मत होइए। अभी मैंने बोला आपको जब करवाएंगे तो मतलब करवाएंगे। अभी जितने भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें एमटीएस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं, ये मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। अलग से भी करवा दूंगा लेकिन इसमें भी इंक्लूडेड है, हमने सारे ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए, इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं सब। विच पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट शोज मनी एलोकेटेड टू स्कीम्स एंड मिनिस्ट्रीज। सो स्कीम और मिनिस्ट्री को कोई भी जाएगी जो मनी, वो क्या होता है, सो वो एक्सपेंडिचर बजट में आ जाएगा ना भाई मेरे। कोई भी स्कीम के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा करेगी, सो एक्सपेंडिचर बजट में वो आ जाएगा। रिसीट्स का मतलब क्या होता है, आना। सो कोई चीज़ आ रही है तो वो तो खर्चे की बात ही नहीं हुई ना, सो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड तो एक अलग फंड हो गया ना जिससे सैलरियाँ वगैरह बनती, ये तो एक्सपेंडिचर बजट का पार्ट हो गया जो ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल यानी कि पूंजीगत व्यय के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कौन सी सही है स्टेटमेंट। सो आप देखिए ये है, इट डज नॉट क्रिएट फिजिकल एंड फाइनेंशियल असेट्स। भाई मेरे, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आप किस लिए कर रहे हो, कोई ज़मीन को खरीदने के लिए कर रहे हो, कोई घर बनाने के लिए कर रहे हो, कोई पुल बनाने के लिए कर रहे हो, तो बोल रहे कि उसमें असेट बढ़ेगा नहीं। ये कैसी नॉनसेंस बात हुई, असेट ही तो बढ़ता है इसके अंदर, ये बोल रहे नहीं बढ़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है। आज आपने एक मोटर बाइक ले ली तो वो बाइक अगले 20-25 साल आपका साथ देने वाली है। एक कार ले ली, वो 20-25 साल आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, वो आपको हेल्प करने वाली है ना। सो वो क्या हो गया आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो हुआ ना, आपने एसेट बना लिया। सो ये सही है, दूसरे वाला पहले वाला गलत है। सो उत्तर ओनली 2 इसका हो जाएगा। आगे, मनी दैट द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन बिल्डिंग असेट्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस एंड हॉस्पिटल्स। भाई हॉस्पिटल बन गया, रोड बन गया, ब्रिज बन गया, एक दिन के लिए नहीं बनते, लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं ताकि काफ़ी सारी जनरेशन्स को उसका फ़ायदा मिले। सो ये क्या हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और क्या है, सो बी उत्तर है। फिर बजट्स की बात करते हैं भाई मेरे, है ना। एक सेकंड रुकिए, बजट कितना बड़ा है इसके अंदर ये भी देख लेते हैं। चलिए ये भी इसी में बता देते हैं। टाइप्स ऑफ बजट की मैं बात करता हूँ तो आप देखिए कि होता क्या है कि गवर्नमेंट के बजट को इन 3 भागों में आप बांट सकते हैं। अब अगर आपके घर में भाई साहब जितने पैसे आ रहे हैं आप उतने ही खर्च कर रहे हैं, तुमने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये ही खर्च कर दिए, सो ये कैसा बजट होता है, ये बैलेंस्ड बजट होता है, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। लेकिन सरप्लस बजट क्या होता है कि भाई तुमने सैलरी थी तुम्हारी 110 रुपये, खर्च किए तुमने 90, तो बचा लिए 30 रुपये। अब ये 30 रुपये तुम्हारी जेब में बच गए हैं, ये तुम्हारी सेविंग हो गई, तो ये बजट कैसा हो गया एक तरह से आप देखा जाएगा। सो इसमें सरप्लस बजट हो गया कि पैसे तुम्हारे पास ज़्यादा आ रहे थे, खर्च तुमने कम किए। फिर तीसरा क्या हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है डिफिसिट बजट। एक बार आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या सरप्लस बजट हमेशा अच्छा होता है, मतलब सबसे अच्छा जनरली जब सारी सिचुएशंस ठीक चल रही हैं तो इनमें से कौन सा बजट जो है बेहतर होगा, एक बार ये बताइए, है ना, कि तीनों में से कौन सा बजट बेहतर माना जाएगा अगर नॉर्मल कंडीशंस है तो उस केस में, ठीक है। यानी आपके देश की इकोनॉमी बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, नॉर्मल सी है, एवरेज इकोनॉमी। एक एवरेज इकोनॉमी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, है ना, एक डेवलपिंग सी इकोनॉमी के लिए इसमें से कौन सा बजट अच्छा होता है। डेवलप्ड के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिए, डेवलप्ड के लिए नहीं, डेवलपिंग के लिए पूछ रहा हूँ कि कौन सा बजट अच्छा है। सो ये हो गया आपका एक तरह से बजट सरप्लस। अच्छा, ये भी हो सकता है कल को कि आपको 90 ही रुपए रहे थे लेकिन आपने खर्च कर दिए 110 रुपये। सो यहाँ पे आपने क्या हुआ, ये 90 और 110 यानी 20 रुपये का घाटा हो गया। ये जो घाटा होता है इसको क्या बोलते हैं, डिफिसिट। क्या बोलते हैं, घाटा, डिफिसिट। सो 20 रुपये का क्या हो गया आपका, डिफिसिट या फिर घाटा। सो ये आपको कम पड़ गया, है ना। 90 रुपये कमाए थे तो आपने उसका या तो लोन लेंगे, आप उधारी उठाएंगे, है ना, या कहीं ना कहीं से कोई एसेट बेचेंगे अपना, उसी से पूरा कर पाएंगे, यही होता है जी। बहुत बढ़िया है, कैमियो, सुमित, आयुष, एकदम परफेक्ट आप लोगों ने उत्तर दिया है। सो ये बहुत आपने सही उत्तर दिया है, ठीक है, कि जो डिफिसिट बजट होता है, आपको लगता होगा कि डिफिसिट बजट बेकार चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। एक जो डेवलपिंग नेशन होती है उसके लिए डिफिसिट बजट अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इसमें क्या कर रही है सरकार, डिफिसिट बजट में आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, 90 कमा के 110 रुपये लगा रही है। इसका मतलब ये भी होता है, बेशक से आपको देखने में लगेगा कि भाई ये तो गड़बड़ है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सरकार रिस्क उठा रही है और डेवलपमेंट कर रही है देश की, ज़्यादा पैसे लगा रही है देश में। अगर वो सरप्लस यानी कि अपना ही खजाना भरेगी तो ये मोनार्की वाला केस है। ये पहले के राजा महाराजा ये काम किया करते थे, सरप्लस बजट चलता था उनका, वो अपने खजाने भर के रखा करते थे और उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता था। सो दिस इज नॉनसेंस बेसिकली। सरप्लस बजट तब अच्छा है जब आप एक डेवलप्ड नेशन है, आप
आपको बहुत ज़्यादा अंत की कमाई हो रही है, अत्यंत कमाई हो रही है, भाई डेवलप्ड नेशन है तो हो रही है, तो आपके पास सरप्लस बजट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इवन उस केस में भी जनरली आपको बैलेंस्ड बजट का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप रखेंगे, ऑब्वियसली बात है, रिजर्व तो हर कोई रखता है, लेकिन सरप्लस बजट इसीलिए अच्छा नहीं होता कि उसमें सरकार अगर खर्चा करना बंद कर दे तो आपके देश की इकोनॉमी नीचे जाएगी ना भाई। आप अपने देश के अंदर ना तो ब्रिज बना रहे, ना हॉस्पिटल बना रहे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? पॉइंट समझ रहे हैं? इस वजह से डिफिसिट बजट जो बेहतर माना जाता है। चलिए फिर परफॉर्मेंस बजटिंग की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई मेरे, जो फंड्स होते हैं वो किस बात पे एलोकेटेड होते हैं? परफॉर्मेंस और रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम पे। भाई सरकार ने कोई नीति बनाई, उसे लगा कि इस नीति से लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, इसका रिजल्ट ज़्यादा दिख रहा है, तो सरकार उधर की बजट को बढ़ा देगी, और जिसमें नीति में फ्लॉप शो साबित हो रहा है, जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा, उसका कम कर देगी। ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर एक होता है जीरो बेस्ड बजट्स। ये 1987 से 88 में जो शुरू हुए थे। सो इसमें क्या होता है? एवरी प्रोग्राम रिव्यूड अफ्रेश फ्रॉम जीरो। भाई अभी जो है आपने इस साल एक प्रोग्राम के अंदर पैसे लगाए हैं ना, फिर अब जब है एक साल बीत गया तो अब अगले साल में फिर से आपने उसी प्रोग्राम में पैसे लगाए, यानी उसी जो है स्कीम में पैसे लगाए सरकार ने। तो अब ऐसा नहीं कि सरकार पिछले 2-3 साल का डेटा उसको में देखेगी, वो बोलते हैं कि भैया अच्छा अब अगला साल आ गया तो इसको फ्रेशली स्टार्ट करते हैं जीरो से, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है। फिर एक होता है आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग का मतलब होता है जो 2005 में इंट्रोड्यूस हुई है, कंसोलिडेटेड इन 2017-18, इंट्रोड्यूस 2005 में ही हो गई थी। ये मेजरेबल आउटकम्स एंड रिजल्ट्स पे फोकस करती है रेदर देन जस्ट इनपुट एक्सपेंडिचर, यानी कि सिर्फ इनपुट एक्सपेंडिचर लगाने पे फोकस नहीं है इसका, इसको रिजल्ट चाहिए, आउटकम चाहिए, उसको बोलते हैं हम आउटकम बजटिंग। की भाई अगर सरकार ने पैसा लगाया तो वसूली होनी चाहिए। तुम हो ना, तुम आजकल बनिया माइंड क्या चलता है भाई कि अगर मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे 15 रुपये के चाहिए, वो हल्का नहीं चलती है ना, आउटकम चाहिए। तैयारी कर रहे हो तो नौकरी चाहिए सीधी। जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग इंट्रोड्यूस हुई 2005-6 के अंदर। ये एग्जामिन करती है हमारे पूरे बजट को जेंडर्स के अकॉर्डिंग, है ना, कि भाई मेल को कितना जा रहा है, फीमेल को कितना जा रहा है, ताकि एक इक्वेलिटी मेंटेन रहे। इनको हम डिटेल में भी अभी पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ इनके बारे में, है ना। सो बजट को मेनली ये 3 प्रकार के बजट हैं भाई। एक संतुलित बजट हो गया जिसमें खर्चा और आय बराबर हो गए। अधिशेष बजट में आय जो है वो ज़्यादा होगी, खर्चा कम होगा। और घाटे का बजट जो है जिसको डिफिसिट बोलते हैं, खर्च ज़्यादा होगा और आय कम होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शून्य आधारित बजट मैंने बता दिया कि हर साल जो है उसको नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा। ये नहीं कि उसमें पहले कितना रुपया बच गया, कितना क्या होगा, नए से स्टार्ट किया जाएगा। फिर परिणाम बजट की भाई तुमने पैसा लगा दिया तो अब तो उसमें आउटकम चाहिए, परिणाम चाहिए ही चाहिए है, वो है। फिर तीसरा जेंडर बेस्ड हो गया कि भाई मेल हैं या फीमेल हैं या अदर्स हैं, किसके लिए ये बजट बनाया गया है, उनको कितना कितना फायदा हो रहा है, उसके आधार पे देखा जाता है। सो क्वेश्चन है, इन सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू इज मोर देन दी एक्सपेंडिचर, यानी कि आप समझिए कि जो इनकम है, आय है, वो है मोर देन एक्सपेंडिचर। सो आप मेरे को बताइए कि ये कैसा बजट बनता है। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि ये क्या बन जाएगा, बजट सरप्लस बन जाएगा, क्योंकि आपके पास कमाई ज़्यादा हो गई 110 रुपये और खर्च आपने 100 रुपये की है। सो 10 रुपये बच गए ना, आपके पास सेविंग हो गए। सो जब सेविंग हो गई तो ये जो है बजट सरप्लस का केस आ गया। फिर आगे बात करते हैं गवर्नमेंट के डिफिसिट की। बिल्कुल डेली ही होगी क्लास, परेशान मत होइए। कह रहे हैं सर आप कहाँ से? चंडीगढ़ से हूँ भाई मेरा, है ना। इंदौर में भी मेरा आना जाना रहता है रेगुलर में, और चंडीगढ़, 2 जगह जो है काफ़ी मैं अप डाउन रहता है। ठीक है। तो कोई इंदौर से है तो वो भी मेरे से मिल सकता है, कोई चंडीगढ़ से है तो वो भी मिल सकता है, प्लान करके, ऐसे नहीं कि अचानक से टपक गए। जनरली मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं चंडीगढ़ में कहीं घूम रहा हूँ, रेगुलर में कोई ना कोई स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, है ना, कहीं भी जाते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह ये सब शेयर नहीं करता हूँ। या फिर इंदौर में भी घूमते हैं तो इंदौर में भी हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं। कहीं भी जाऊँ, चाय की टपरी पे चले जाएंगे, वहाँ मिल जाएंगे, है ना। अभी कल ही हुआ तो 4 लड़के मिल गए ना, चाय पी रहा था मैं, ऐसे ही मन कर गया चाय पीने का टपरी पे, है ना, तो आ गए। सो ऐसे रहता है बहुत बार। कह रहे हैं आप बोल रहे थे कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन, किस रिगार्डिंग न्यूज़ है? अभी जब आएगा तो बताएंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ अभी 1 महीना पहले ही ढिंढोरा पीटने लग जाएं, अरे देख लो देख लो देख लो जी वी सर नया लेकर आए हैं, कुछ नया लेकर आए हैं। बाद में पता लगे कि मैंने अपनी स्टूडियो की लाइट पकड़ के दिखा दी, ये देखो मैं लाइट लेकर आया हूँ, कितना अच्छा है बच्चों, में तुम्हारे लिए लाइट लेकर आया हूँ। ऐसे काम मैं नहीं करता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बता दूंगा, है ना। और अगर उसका हो हल्ला क्रिएट भी होगा तो वो हो हल्ला वर्थ होगा कि आप देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। चलिए सो डिफिसिट की बात करते हैं। ये कब होता है? व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू। भाई जब खर्चा जो है वो ज़्यादा हो गया और पैसे आ कम रहे थे, वो हो गया आपका डिफिसिट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सो
मेजर्स क्या क्या है इसके अंदर देखा जाएगा तो रेवेन्यू डिफिसिट अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू डिफिसिट किसको बोलते हैं? रेवेन्यू डिफिसिट हो गया भाई मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साल भर के जो आपके इसी साल के खर्चे हैं, जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं, उनको उनमें से जो है खर्चों में से क्या माइनस कर लो आप? रिसीट्स माइनस कर लो। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने रिसीट में से खर्चे क्यों नहीं माइनस किए? क्योंकि मेरे को पहले ही पता है कि ये रेवेन्यू के अंदर घाटा है। घाटा कब होता है? जब खर्चा ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने खर्चे को पहले लिखा। अगर मेरे को रेवेन्यू सरप्लस निकालना होता तो उस केस में फिर मैं क्या करता? पहले रिसीट लिखता फिर एक्सपेंडिचर लिखता। ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई मेरे, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेते हैं, 5-7 मिनट और करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, यानी कि गवर्नमेंट कुछ भी बचा नहीं रही है। अगर रेवेन्यू डिफिसिट हो रहा है, गवर्नमेंट लगाए जा रही है, अपने पास रख नहीं रही है कमाई के तौर पे, है ना। और साथ में जो है बोरिंग भी चल रही है, ये भी इसका मतलब हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कि जितना घाटा होगा सरकार को, वो कहाँ से पूरा करेगी, कहाँ से लेकर आएगी वो पैसा? कहीं से तो लेके आना पड़ेगा, तो सरकार कहीं से ऋण उठाने वाली है, ये भी पक्का इसमें तय होता है। सो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, इसका मतलब हो गया, अगर आसान भाषा में आपको समझना है तो। सो इससे होगा क्या? एक तो कर्ज बढ़ेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि वो जो बचा हुआ पैसा है भाई मेरे, कमाई तो 90 की हुई, लेकिन सरकार बोली मैं 110 रुपये खर्च करूंगी हमारे देश के लोगों पे। सो ये जो 20 रुपये हैं सरकार पे, कहाँ से आएंगे? ये कर्जे से आएंगे, डेट से आएंगे। सो इसलिए मैंने बोला कि डेट बढ़ेगा और इंटरेस्ट का बर्डन भी बढ़ेगा। भाई अगर तुमने कर्जा उठा लिया तो ऑब्वियसली बात है उस पर तुम्हें ब्याज भी देना पड़ेगा, तो वो भी सरकार के ऊपर लायबिलिटी या बर्डन बढ़ जाएगा। फिर रिड्यूसेस कैपिटल वेलफेयर एक्सपेंडिचर और स्लोज द ग्रोथ, ये भी ध्यान रखो। ये जो है कैपिटल का एक्सपेंडिचर जो है रिड्यूस हो सकता है इससे, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे सारा पैसा लगा दिया है ना। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो सकता है कि उतना ज़्यादा उसके पास बचे ही ना, क्योंकि आप देखिए कि अगर इतना ही सरकार के पास और ज़्यादा बच जाता तो वो जो है कोई ना कोई एसेट खरीदने में लगाती है ना। लेकिन यहाँ पे तो रोज़मर्रा के जीवन में ऐसा हो सकता है कि उन्हीं को पूरा करने में ही सरकार इतना व्यस्त हो गई है। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि केवल रोज़मर्रा के जीवन की ही चीज़ें आपकी पूरी हो पा रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार जो ग्रोथ की तरफ जा रही है, ग्रोथ की तरफ तो तब जाएगी जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। सो वही मैंने बोला कि अगर इसी में सारे पैसे लग गए, रेवेन्यू में ही डिफिसिट आने लग गया, तो आप समझो कि कैपिटल के लिए तो पैसा ही नहीं बचा ना। आपके घर में आपको खाने के लाले पड़े हुए हैं और कोई आपको बोले कि आकर मेरे से प्लॉट ले लो, है ना, तो कैसे लोगे? प्लॉट नहीं ले सकते ना। तो वही पॉइंट चल रहा है। इसीलिए इससे ये भी हो जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है कई बार स्लो डाउन हो जाती है। सो इट कवर्स ओनली करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैंने पहले ही बता दिया था। अभी के चालू खाते, चालू वर्ष के जो है खाते देखे जाते हैं इसमें, इनकम के और एक्सपेंडिचर के। इसके अलावा रिडक्शन मेजर्स की बात करते हैं तो भाई मेरे इसमें क्या क्या किया जा सकता है? टैक्स रिफॉर्म, सब्सिडीज़ को घटाना। टैक्स में भैया सरकार स्ट्रिक्ट हो गई कि दो हमें टैक्स, है ना, तो उससे अपना वो पूरा करेगी। फिर सब्सिडीज़ को घटा देगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चल रही है ना। या फिर कोई अननेसेसरी के खर्चे हैं उनको घटा सकती है। PSUs हैं उनकी डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, टैक्स में इंप्रूवमेंट कर सकती है। ये सारी तो मैंने पहले ही बताई है, ठीक है। सो कुल मिला के क्या है, सरकारी घाटा क्या होता है? सरकारी घाटे में आप देखिए कि मेनली मैं राजस्व घाटे की बात कर रहा हूँ। सो राजस्व घाटा क्या होगा? राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। सो जितना भी वो जो घाटा हुआ है उसको पूरा करने के लिए सरकार को कहीं से लोन उठाना पड़ेगा, है ना, कहीं से ब्याज पे पैसे उठाने पड़ेंगे, कर्ज उठाना पड़ेगा, तो उससे कर्ज भी बढ़ेगा, ब्याज का बोझ भी सरकार पे बढ़ेगा। और साथ में आप देखिए कि जो हम पूंजीगत विकास करने वाले थे, पूंजीगत पैसा लगाने वाले थे, खर्च करने वाले थे, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाएगी। सो ये जो है काफ़ी थोड़ी सी इशू वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ट्रेडिशनल बिलीफ अबाउट इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट कटिंग टैक्सेस एंड रनिंग अ बजट डिफिसिट? सो आप देखिए कि ये जनरल में बिलीफ क्या होता है कि अगर सरकार जो है टैक्स को कट कर रही है और रन कर रही है बजट के डिफिसिट को। सो प्लीज़ इसमें ध्यान रखिए। अभी देखिए जैसे अभी सरकार ने क्या बोल दिया, पहले 7 लाख तक टैक्स देना था, अब बोल दिया कि 12.75 तक कोई टैक्स नहीं देना है। सो सरकार क्या चाह रही है इसके अंदर? सरकार चाह रही है कि हमारी देश की जनता इसमें खर्च करे, है ना, तभी तो आपका जो है सरकार आपसे टैक्स नहीं ले रही इतने सारे पैसे पे एक्स्ट्रा पे। सरकार चाह रही है कि खर्च करो, तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ा दी। और बदले में आप देखिए, ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट जो बजट ले रही है वो डिफिसिट वाला ले रही है। इसका मतलब है सरकार खुद भी खुले मन से खर्च कर रही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट देना है, कहीं हमारी इकोनॉमी का चक्कर रुक ना जाए, है ना, स्लो डाउन ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सो एनकरेज करना है कंज्यूमर को टू स्पेंड मोर, इसका उत्तर सही ए हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की मैं बात कर लेता हूँ। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये यूनियन बजट 2011-12 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इसको इम्प्लीमेंट किया गया, है ना, ताकि रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है ना, उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके, है ना, दैट क्रिएट्स कैपिटल एसेट्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सो ये दो तरह के रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है एक तरह से इसको किया गया है ना। सो
भाई मैंने बोला कि कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो असेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सो उसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट का जो है यहाँ पे कंसेप्ट लेकर आया गया। सो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या हो जाएगा, जो आपका रेवेन्यू डिफिसिट है उसमें से आप क्या कर दो माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इस साल सरकार बहुत सारा टैक्सेस से कमा रही है, फाइन से कमा रही है, तो वो कमाई हो रही है सरकार की, वो इसी साल की है। अब मैंने पहले आपको क्या समझाया कि भाई आपने क्या किया, आपको हर महीने इनकम आ रही थी, आपने बोला कि मैं हर महीने की इनकम में 1,000 रुपये की SIP करवाता रहूँगा, या मैं 1,000 रुपये गुल्लक में डालता रहूँगा अलग से, इसका मैं प्लॉट खरीदूंगा। सो आप समझो आपने उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से एक छोटा सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा के सोच रहे होंगे, क्योंकि वो जो 1,000 रुपये आप गुल्लक में इकट्ठे करते जा रहे हो और बोलोगे कि कल को मैं प्लॉट लूंगा, टीवी लूंगा, ये आप असेट लेने की बातें करने लग गए। अभी की कमाई में से एक छोटा सा पोर्शन आपने उधर रख लिया है ना, असेट लेने के काम आएगा। जैसे महिलाएं होती हैं, पति की कमाई से थोड़ा थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं साइड में करती जाती हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है अचानक से कि भैया अब कुछ लेना है, कमी पड़ गई, सो अचानक से पति को दे भी देती है, पति भी बेचारा खुश हो जाता है। होता उसी की कमाई का है, लेकिन एक सहारा तो मिल जाता है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। सो बेसिकली वही किया है कि जो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट निकालना है, तो आप रेवेन्यू डिफिसिट में से ये जो ग्रांट्स दी गई हैं अलग से कैपिटल असेट क्रिएट करने की, उनको माइनस कर दीजिए बस। सो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट बजटिंग ड्यूरिंग विच ईयर। सो ये जो इंट्रोड्यूस हुआ 11-12 के अंदर हुआ, ये NTPC का भी लेटेस्ट का सवाल उसमें पूछा गया। मैंने आपको बोला ना, मैंने लगभग की सारी चीज़ों को कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है, कुछ भी छुड़वाया नहीं है, ठीक है। जी ओके ठीक है, बस ये एक कंसेप्ट और उसके बाद फिर बाकी का कल पढ़ते हैं। सो गवर्नमेंट का डिफिसिट देख लेते हैं, और इसमें क्या है फिस्कल डिफिसिट जो होता है। अभी तो मैंने आपको रेवेन्यू का डिफिसिट बताया, ठीक है, अब ये होगा फिस्कल डिफिसिट। सो इसमें क्या होता है, ग्रोस फिस्कल डिफिसिट अगर आपको निकालना है, ग्रोस मतलब पूरा फिस्कल डिफिसिट, पूरा राजस्व घाटा क्या है। सो इसमें आप करो टोटल एक्सपेंडिचर, सारा खर्चा देख लो, उसमें से क्या माइनस करो, रेवेन्यू की रिसीट्स। रेवेन्यू की रिसीट्स का मतलब है कि सरकार को जो रेवेन्यू की टर्म्स में आया है पूरे वर्ष के अंदर, वो माइनस कर दो। साथ में नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को भी माइनस करना पड़ेगा, प्लीज ध्यान रखिए इस चीज़ को। ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक FD है, एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, उस FD पे आपको इंटरेस्ट मिल गया है ना। सो गवर्नमेंट, आपने 1 लाख की FD कराई, सरकार ने आपको बोला कि ये लो 6,000 रुपये तुम्हारी कमाई होगी इस FD पे। सो वो भी तो तुम्हारी एक तरह से प्राप्ति है, उसके बदले में तुम कोई कर्ज तो नहीं दे रहे हो ना सरकार को, है ना, कि पता लगे कि तुम वापस दे रहे हो, तुमने सोना गिरवी रख रखा है उसके बदले में दे रहे हो, वो नहीं, वो अलग चीज़ होगी। सो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स की बात हो रही है, क्योंकि आया वो कैपिटल से है। आपका एक घर था, आपने उसको किराए पर चढ़ा दिया, अब वो तो कैपिटल थी आपकी, घर तो आपका कैपिटल है, लेकिन उसके बदले में आपको तो पैसा मिल गया ना किराएदार से। सो वहां से भी एक पैसा तो आ रहा है। सो उन दोनों को, वो है एक तरह से रियल में देखा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा, है ना। सो रेवेन्यू रिसीट यानी कि साल भर के जो आ रहे हैं पैसे आपके पास, और साथ में यहाँ से नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, यानी उन कैपिटल से जहाँ पे आपको कोई अलग से ब्याज नहीं देना, पर उनसे पैसा आपको कमाई हो रही है। इन दोनों को माइनस कर दो आप किस में से, टोटल खर्चे में से, वहाँ से आपको ग्रोस फिस्कल डिफिसिट मिलता है देखने में। सो आपको यहाँ से ये पता लग गया कि भाई फिस्कल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट में अंतर क्या है। क्योंकि रेवेन्यू डिफिसिट होता तो यहाँ पे मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से केवल रेवेन्यू रिसीट को माइनस करता, लेकिन जब मैं ग्रोस देखता हूँ फिस्कल डिफिसिट में, तो मैं ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट को भी माइनस करने वाला हूँ, यानी इन दोनों को ऐड करके बेसिकली एक्सपेंडिचर में से माइनस किया है। क्या ये आसान भाषा में आप समझ पाए हैं? कह रहे बेस्ट क्लास है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल, जय महाकाल। ठीक है, इसके अलावा ग्रोस फिस्कल डिफिसिट को आप ये भी मान सकते हैं नेट बोरोइंग एट होम। भाई अब जो घाटा है, सरकार उस घाटे को कहाँ से पूरा करेगी? यहाँ तो हमारे ही देश के लोगों से, किसी से भी पूंजीवादी आदमी से पैसे ले लेगी। सो वो क्या हो गया, नेट बोरोइंग एट होम हो गया। साथ में बोरोइंग फ्रॉम RBI भी हो सकता है, भाई RBI से भी कुछ कर्ज पैसा ले सकती है सरकार, है ना, अपने घाटे को पूरा करने के लिए, या फिर बाहर विदेशों से भी उस पैसे को लिया जा सकता है। ये 3 तरीके, वर्ल्ड बैंक से ले लिया तो विदेश हो गया, है ना, IMF से ले लिया वो विदेश हो गया। सो कुल मिला के 3 तरीके से जो है गवर्नमेंट उस घाटे को पूरा कर सकती है। वो जो खड्डे हो गए तो उनको भरने का काम ये 3 तरीके से हो सकता है, वो उससे भी हमें पता लग सकता है ये फिस्कल डिफिसिट है। सो फिस्कल डिफिसिट को अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं रेवेन्यू डिफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग लिखने के तरीके हैं बस, है ना। सो अगर हम देखेंगे तो ये है क्या, गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट। भाई मैंने बोला खड्डा है, यहाँ गैप है उनके बीच में, और ये शो करता है कि कितनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, भाई सरकार को कितना कर्ज अभी उठाना है वो भी बता रहा है, क्योंकि घाटा इतना है
इसका मतलब इस घाटे को पूरा करने के लिए इतना सरकार को कर्ज उठाना पड़ेगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, सो वो कर्ज कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो वही मैंने बताया, राजकोषीय घाटा को अगर आपको देखना है तो कुल व्यय में से आप राजस्व की प्राप्तियां और गैर ऋण सृजित करने वाली पूंजीगत प्राप्तियों को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो इससे जो है सकल राजकोषीय घाटा मैं क्या लिख सकता हूँ, घरेलू शुद्ध उधार जो हमारे ही देश के अंदर से जो है उधार सरकार ने लिया है, आरबीआई से कुछ उधार लिया या फिर विदेश से कुछ उधार लिया, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से, सो वो सारे को मिला के हमें पता लग जाएगा कि राजकोषीय हमारा सकल राजकोषीय घाटा क्या है। सो इसके अलावा हम जो है ये कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये सारा वही लिख रखा है, ये सारा भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो हमसे पूछ रहे व्हेन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन इट्स टोटल रेवेन्यू व्हाट इज दिस सिचुएशन कॉल्ड। भाई एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा और रेवेन्यू का मतलब एक तरह से यहाँ पे होगा प्राप्तियाँ, है ना। सो रिसीट्स, रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे होगा रिसीट्स। सो खर्चा जब ज़्यादा हो जाए और प्राप्तियाँ यानी कि रिसीट्स जो कम हो जाए तो वो क्या है, वो घाटा है भाई मेरे, है ना। सो दैट इज कॉल्ड फिस्कल डिफिसिट। सरप्लस थोड़ी हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। जीरो बजटिंग का भी ये कोई कंसेप्ट नहीं है, बैलेंस बजट भी नहीं हो सकता। बैलेंस बजट में तो ई इज इक्वल टू आर होना चाहिए था, सो ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के इसका उत्तर बी हो गया। फिर व्हाट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स इन रेवेन्यू। भाई खर्च ज़्यादा कर रही है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू या फिर ये तो वही हो गया ना, सेम फिस्कल डिफिसिट ही तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसमें से फिस्कल पॉलिसी का पार्ट क्या नहीं होता है। टैक्स रेट है भाई मेरे, तो टैक्स रेट तो है ना फिस्कल पॉलिसी का पार्ट। यहाँ ये तो मैटर करेगा ना भाई मेरे। फिस्कल पॉलिसी में क्या आएगा, जो आपकी कमाई हो रही है सरकार की, जो खर्च हो रहा है। सो टैक्स रेट से तो आएगा ना फर्क कि कितनी कमाई हो रही है कितनी नहीं हो रही, टैक्स रेट से अंतर पड़ेगा। सब्सिडियाँ भाई मेरे बिल्कुल पड़ेगा इस चीज़ से भी, है ना। रेवेन्यू के अंदर तो पड़ेगा ही, है ना, कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है वो। फिर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो भी इसका पार्ट है ना, कैपिटल की फॉर्म में है कि रेवेन्यू की फॉर्म में, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज डिफरेंट थिंग। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन तो आप याद कीजिए, मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी में बताया था। सो ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है, दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी। आपको याद होगा मैंने ये मॉनेटरी पॉलिसी में बताया था। सो दिस इज नॉट फिस्कल पॉलिसी, ये तो मनी से रिलेटेड है ना, मॉनेटरी पॉलिसी है भाई मेरे। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी वाली क्लास में डिस्कस्ड है। सो कुल मिला के आप देखिए ये इतने सारे डिफिसिट मैंने अभी आपको बताए हैं। अब इसी में अगर आपको प्राइमरी डिफिसिट बोलना है कि क्या होगा, तीन तरह के डिफिसिट हम तीसरा डिफिसिट आज देख रहे हैं, है ना, तीसरा घाटा देख रहे हैं कि क्या है। सो प्राइमरी डिफिसिट की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा, फिस्कल डिफिसिट। जो अभी मैंने बताया ना आपको फिस्कल डिफिसिट, उसमें से मैंने क्या किया, इंटरेस्ट पेमेंट, जितने भी मैंने भाई कोई भी लोन उठा रखा है, कुछ भी उठा रखा है, उसके ऊपर जो मैंने ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, उसको मैं माइनस कर देता हूँ, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली होने ये वाला है कि आप जो कमाई कर रहे हैं उसमें से जो ब्याज है वो तो जाना ही जाना है अल्टीमेटली। सो ये एक तरह से आपका प्राइमरी डिफिसिट हो गया भाई। फिस्कल डिफिसिट में हमने वो नहीं लिया था, जो ब्याज हम वापस दे रहे हैं, जिनसे हमने कर्ज उठा रखा है ना, वो जो बोरोइंग आप कर रहे हैं वो घाटे को पूरा करने के लिए, वो कर्ज का पैसा भी तो वापस देना पड़ेगा किसी को। सो वो जो ब्याज आप देख रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए फिस्कल डिफिसिट में से, तो हमारे पास प्राइमरी डिफिसिट आ जाएगा। सो ग्रोस निकालना है तो ग्रोस क्या हो जाएगा, ग्रोस प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू ग्रोस फिस्कल डिफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी का मतलब है कि कितना तो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया और कितना आपके पास इंटरेस्ट आया। क्योंकि कहानी यही है ना कि मेरा घाटा क्या होगा, घाटा यही होगा कि ब्याज को ब्याज से मैं माइनस कर लूं, यानी कि कितना तो मैंने ब्याज कमा लिया और कितना मैंने ब्याज जो है दे दिया किसी को, उसको माइनस कर दिया, तो वही तो ब्याज में घाटा हुआ ना, उसी को माइनस करना है यहाँ इंटरेस्ट पेमेंट में। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी लिखा है। ठीक है जी। सो मीनिंग इसका यही होगा कि फिस्कल डिफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट को नहीं लेते हैं। ये करंट ईयर का फिस्कल इम्बैलेंस हमें दिखाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, जिसमें हम इंटरेस्ट से इंटरेस्ट को काट रहे हैं। ठीक है, सो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी इसके अंदर आती है जो माइनस होती है। ठीक है जी। सो एक्चुअल बोरोइंग यू नीड, यानी कि इस साल आपको एक्चुअली सरकार को कितना पैसा उठाना है, वही तो इससे पता लग रहा है ना, क्योंकि कितना इंटरेस्ट आ गया और कितना गया, उसी से तो पता लग रहा है फाइनली कि भाई इतना उठाना पड़ेगा। सो ये जो होता है इसमें पास्ट के जो डेट बर्डन होते हैं उनको एक्सक्लूड करके हम चलते हैं कि भाई ये नहीं कि कोई पास्ट में आपने करोड़ों रुपए उठा रखे थे वो चुकाने हैं, इससे नहीं चुकाए जाएंगे, ये अलग चीज़ है। ठीक है, इसमें इसको नहीं लेते हैं। सो कुल मिला के इफ प्राइमरी डिफिसिट इज जीरो, इसका मतलब है कि बोरिंग इज ओनली फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई प्राइमरी डिफिसिट में हम जो है इंटरेस्ट पेमेंट की बोरोइंग्स को हटाते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को हटाते हैं। सो अगर आप समझिए कि आपका प्राइमरी डिफिसिट जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया
कि प्राइमरी डिफिसिट जीरो होने का मतलब तो एक तरह से यही होगा कि फिजिकल डिफिसिट ही आपने जीरो कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, फिर आप अगर कुछ कर्ज भी उठा रहे हो तो आप केवल अपने इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए कर्ज उठा रहे हो, यानी आपका राजकोषीय घाटा कुछ है ही नहीं अगर आपने प्राइमरी डिफिसिट को जीरो कर दिया उस केस में तो, ठीक है। सो ये वही लिख रखा है, यानी तब आप जो पैसा उठाओगे वो केवल इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए उठाओगे, क्योंकि प्राइमरी डिफिसिट में हमने इंटरेस्ट पेमेंट को अलग करके रखा हुआ था। सो प्राथमिक घाटा क्या हो गया, वही मैंने बताया, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को हटा दीजिए। सो शुद्ध ब्याज देनदारियां आप हटा सकते हैं सकल राजकोषीय घाटे से, वहां से भी ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही इसमें बताया है। सो क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी डिफिसिट, इस बार ये कई पेपरों में आया है। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? सो प्राइमरी डिफिसिट अभी मैंने बताया आपको क्या है, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए है, तभी आप इसका उत्तर दे सकते थे। चलिए ठीक है। सो अभी ये हो गया है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, ये भी अभी पढ़ा दें, कहाँ तक है, एक सेकंड रुकिए। और चलिए जेंडर बजटिंग से पहले तक ये पूरा ही कर लेते हैं, ये लास्ट स्लाइड और पढ़ लेते हैं। जीरो प्राइमरी डिफिसिट देख लेते हैं कि क्या है ना। सो जीरो प्राइमरी डिफिसिट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट बोरोज ओनली टू पे इंटरेस्ट एंड नो न्यू बोरिंग, क्योंकि अभी मैंने इसको बता ही दिया, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर प्राइमरी डिफिसिट जीरो हो जाए, मैंने अभी आपको बताया, तो गवर्नमेंट अगर कुछ उठा रही है कर्जा फिर तो केवल अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उनके भुगतान के लिए कर्जा उठा रही है, यानी कि प्राइमरी डिफिसिट तो उसका कुछ है ही नहीं, है ना, ये इसका मतलब हो गया। सो एक तरह से इंडिकेट क्या करता है, फिजिकल डिसिप्लिन और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये शो कर रहा होता है एक तरह से देखा जाए। सो हाई प्राइमरी डिफिसिट अगर होता है तो वो फिजिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है, प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया आपका प्राइमरी डिफिसिट तो ये बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक सा अगर है तो इसका मतलब है सरकार जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर है, राजकोषीय घाटा इतना नहीं कर रही है। लेकिन एक हो सकता है ना कि सरकार पागल की तरह लगी, उसने डबल कर दिया फिजिकल डिफिसिट, तो वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए फिर FRBM भी लेकर आए हैं। सो FRBM क्या है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, बट अभी के लिए इसको आप समझ लीजिए। फिर मोनेटाइज डिफिसिट क्या होता है भाई मेरे, पार्ट ऑफ फिजिकल डिफिसिट फिनेंस्ड थ्रू RBI। ये क्या हो गया कि फिजिकल डिफिसिट का ही एक पार्ट है जिसका आपने जो है रुपया जो उठाना था वो आपने किससे उठा लिया, RBI से वो रुपया उठा लिया, ठीक है। वो हो गया एक तरह से मोनेटाइज डिफिसिट, यानी कि कुल मिला के बोरोइंग फ्रॉम RBI प्लस ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस, जो आपने एक तरह से RBI से पैसा उठा लिया है ना। सो वो वहाँ पे कम हुआ एक तरह से RBI में वो अमाउंट, क्योंकि आप सरकार ने वहाँ से उठाया। दूसरा ड्रॉ डाउन ऑफ कैश, जो कैश उठा लिया गया है ना, कैश को जो ड्रॉ डाउन किया गया है वो, ये दोनों को मिला के जो होता है इसको हम बोलते हैं मोनेटाइज डिफिसिट, है ना, कि पैसे में भी एक घटौती हो गई है ना, घट गया ना, चाहे आपने RBI से उठाया वो तो देश का ही पैसा, और कैश का जो ड्रॉ डाउन किया है वो भी देश का ही है एक तरह से। तो ये दोनों जब कम हो जाते हैं ये भी एक तरह से मॉनेटरी घाटा बता रहे हैं देश का, है ना। सो इससे होगा क्या, अगर आप सोचो कि कैश बैलेंस जो है वो ड्रॉ डाउन हो गया, कैश बैलेंस जब ड्रॉ डाउन होता है सो उस केस में आपको नोट्स की प्रिंटिंग के ऊपर फर्क पड़ने लग जाता है ना। तो मनी क्रिएशन जो होता है ना, प्रिंटिंग ऑफ मनी, ये इसी बात पे डिपेंड करता है। सरकार कभी भी ऐसा नहीं है, मान लो कि हमारे सपोज करो हमारे देश के अंदर 100 करोड़ रुपए हैं हमारी सरकार के पास, है ना, पूरे देश में ही 100 करोड़ है। सो आपको क्या लगता है कि क्या 100 के 100 करोड़ की करेंसी छप जाती है? ऐसा नहीं होता है। इसमें से कुछ पोर्शन होता है जो यहाँ पे रहेगा वर्चुअल मनी की फॉर्म में, है ना, जो आप वो गूगल पे फोन पे से भरते हैं, और कुछ अमाउंट जो है वो करेंसी की फॉर्म में रहता है, ठीक है। सो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये अगर आप समझो कि यहाँ पे आपने घटा दिया है ना, या यहाँ से सरकार ने इस्तेमाल कर लिया वो पैसा, सो होगा क्या, चाहे तो वो कैश से यूज कर ले या यहाँ से यूज कर ले, तो फिर उस केस में जो है ये मनी की सप्लाई को फिर हो सकता है कि बढ़ाना पड़ जाए, है ना। सो उसके लिए और छपवाना पड़ जाए। तो वही मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। कई बार ये पूछा जा सकता है कि मनी की क्रिएशन किससे इन्वॉल्व है, तो वो मोनेटाइज डिफिसिट से जो है मनी की जो है इन्वॉल्व है, यानी कि मौद्रिकृत घाटा जो होता है इसमें जो है पैसे की छपाई से लेना देना है, और इससे मुद्रास्फीति या महंगाई भी बढ़ सकती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जितना आप पैसे को छपवाते हैं ना, तो महंगाई क्यों बढ़ेगी, जितना ज़्यादा पैसे को छपवाएंगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन के बढ़ने के भी चांस होते हैं। सो वो इसका कारण है। और ये मौद्रिकृत घाटा क्या होता है, RBI से उधार ले लिया जाए या नगद शेष में से कमी कर दी जाए, या तो नगद में से गवर्नमेंट यूज़ कर ले या फिर यहाँ से। कुल मिला के कहानी ये है, आपके पास भाई 1 लाख रुपए थे, 10,000 रुपये आपने घर में कैश रखा हुआ है, 90,000 रुपये आपने बैंक में रखे हुए हैं। सो आप चाहे वो 10,000 कैश का इस्तेमाल कर ले, चाहे वो 90,000 जो बैंक में उसका इस्तेमाल कर ले, अल्टीमेटली वो जो पैसा है वो आपका कम हो जाएगा 1 लाख रुपए में से, अगर आपने ऐसा किया तो, है ना। सो वो उसी को हम जो है मौद्रिकृत घाटा बोल देते हैं। इसके अलावा शून्य प्राथमिक घाटा मैंने पहले ही बता दिया कि अगर
हमारा जो है शून्य प्राथमिक घाटा है पहले से ही जीरो, है ना, यानी कि प्राथमिक घाटा जीरो है, यानी प्राइमरी डिफिसिट जीरो है। सो अब अगर सरकार कोई भी कर्ज उठाएगी तो वो केवल और केवल अपने ब्याजों के भुगतान के लिए उठाएगी, ये वो हो गया, ठीक है। और इसका सीधा सा असर ये है कि अगर राजकोषीय अनुशासन है और जिम्मेदारी से, इसका मतलब है सरकार काम कर रही है क्योंकि अनुशासन है, लेकिन अगर राजकोष के अंदर बहुत ज़्यादा घाटा हो जाए, फिजिकल डिफिसिट हो जाए, इसका मतलब है सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं करे, तो वो गैर जिम्मेदार सरकार का जो है संकेत हो जाएगा, ठीक है। सो कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया, इसका कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, नहीं, ठीक है। सो यहाँ तक ये हमने देख लिया है, ठीक है। बाकी का अब हम जो है वो कल देखेंगे, जैसा कि मैंने बोला था 2 क्लास में ये कम से कम इसको लगेंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। पॉलिटी का करेंगे ना, पैरेलल क्लास नहीं कर सकते पॉलिटी की, यार ऐसे मत करो, क्योंकि मुझे ये खत्म करना है इकोनॉमिक्स को ना। इकोनॉमिक्स एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है और इतना लंबा है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत आए इस बार। मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटी से इतने क्वेश्चन नहीं आए जितने इकोनॉमिक्स से आ गए। आपको पता भी है कि लगभग 1000 से ऊपर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए, और पॉलिटी से कितने आए हैं आपको लगता होगा, है ना, 600 बड़ी मुश्किल से आए, 400 का अंतर है, लगभग आप समझो डबल का अंतर है। सो आप ये शुक्र कीजिए कि मैं जितनी लंबी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ आपको, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर मैंने इकोनॉमिक्स में कटौती कर दी ना, मैं चाहूँ तो बहुत फास्ट खत्म करा सकता हूँ, 2 दिन में खत्म करवा सकता हूँ इकोनॉमिक्स। सो बट दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कहीं ना कहीं कंटेंट, मैं वो करना नहीं चाह रहा। और अभी अपने पास समय है, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत पेपर है। जब समय है तो हम अच्छे से क्यों ना करें, और एक ही बार में क्यों ना पूरा निपटाएं इकोनॉमिक्स को, क्यों हम बार बार वापस से मुड़ के इकोनॉमिक्स की तरफ देखना चाह रहे हैं। मैं जब एक ही बार में पूरा करवा दूंगा उसको, और आप देखिए कि उसी में से सबसे ज़्यादा इस बार प्रश्न आए हैं, तो अगले साल भी चांस हो सकता है कि इसमें से ज़्यादा आ जाए, सबसे ज़्यादा आए हैं भाई। आप सोचो तो क्यों रिस्क लेना चाह रहे हो, है ना। अरे बानिया साहब आपका रिप्लाई नहीं हुआ, प्लीज़ एक बार दोबारा कमेंट करना। एक्चुअली क्या बहुत मैसेज होता है, और स्टूडियो को ठीक कराना, घर की जिम्मेदारियां, कई बार नहीं रिप्लाई हो पाता। मैं करूँगा, आपसे बात करूँगा, मैं फ्री होकर इवन कॉल ही करूँगा। एक बार उसमें बानियाज लिख के ज़रूर भेजना, ठीक है। क्लास डेली 7 सवा 7 के आसपास ही रहेगी। आज की क्लास इसलिए लेट हुई है, मैंने 10 बार आपको बता दिया कि स्टूडियो में काम चल रहा है, अभी भी बहुत गंद मचा हुआ है, मैंने शुरू में प्रूफ भी दिखा दिया था ना। सो इसलिए मैं आज की क्लास को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था। ऑलरेडी 2 दिन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी क्लास, है ना। तो मैं चाह रहा था कि आज हो जाए क्लास, कि आपका नुकसान ना हो। जीवी कक्षा ऐप पे क्लास जो है आज रात तक अपलोड हो जाएगी, 100% है, ठीक है जी। और कुछ इकोनॉमिक्स के बाद ज्योग्राफी नहीं आएगी भाई मेरे, इकोनॉमिक्स के बाद जो है आएगी पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी के सवाल ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछे गए हैं। साइंस की तो लुटिया ही डूबी हुई, साइंस का तो कुछ पूछा ही नहीं है। साइंस में तो मुझे लग रहा है कि मैं बड़ी फास्ट बता दूंगा आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो साइंस का इतना मेरे को टेंशन है भी नहीं है ना। सो उससे कुछ भी नहीं पूछा गया, हालांकि हम कवर करेंगे सारी साइंस को, लेकिन उसकी मेरे को स्ट्रेस इतना नहीं है। मुझे स्ट्रेस इन्हीं 4 सब्जेक्ट का ज़्यादा है, और इनसे ज़्यादा स्ट्रेस मेरे दिमाग में चल रहा है स्टैटिक और करंट का, जो अभी मैं क्रिएट करवा रहा हूँ। बहुत इनपुट लगा रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ इनपुट लगा के चेक करवा रहा हूँ कि भाई करंट में ये भी डालो, ये भी डालो, स्टैटिक में ये डालो, वो डालो। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना बिजी मेरा शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि मैंने जो जिम्मेदारी उठा ली है आप लोगों के लिए कि भाई ऐसा कंटेंट दूंगा कि जिससे क्वेश्चन फंसेंगे फंसेंगे, है ना। 80 से 90% का इलाज मुझे करना है आपके लिए, तो कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा ना जब मेरी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होगी। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ कि न्यू एरा बोल के रेवेन्यू के लिए अपने और ये सब कर दें, और बाद में पता लगे कि भाई कंटेंट जीरो है, कंटेंट पे कोई काम ही नहीं चल रहा। ये हाल चलता है यहाँ तो। कह रहे हैं आज की क्लास में मज़ा बहुत आया, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। हाँ, इससे एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बानिया साहब। जय हिंद भाई, जय हिंद मासूम भाई, कैसे हैं आप। सो बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यार आप लोग करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लोग कह रहे हैं बुक जल्दी निकालो, सुदर्शन बुक पे काम चल रहा है भाई मेरे, और आपको पता है कि जब मैं कोई चीज़ निकालता हूँ तो कितनी सॉलिड तरीके से निकालता हूँ। यही तो हाल है। अभी आप देखिए ना, कितने लोगों को साइंस की बुक दिखाई दे रही है, ये साइंस की बुक किसी को दिखाई नहीं दे रही होगी, कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, है ना, और लंबे समय तक नहीं मिलेगी। मैंने बोला भी था, ये भी आखिरी की 150 कॉपी बची हुई है, 150 कॉपीज ओनली लेफ्ट, ये भी नहीं मिलेगी इसके बाद। मैं बता रहा हूँ, जब मैं बनाता हूँ कोई तो बहुत अच्छी चीज़ बनाता हूँ, मैं कैपिटल असेट पे काम करता हूँ, मैं रेवेन्यू वाली चीज़ पे काम नहीं करता। बाकी लोग रेवेन्यू पे काम करते हैं, मैं कैपिटल पे काम करता हूँ। वो कहानी है हमारे साथ। कह रहे न्यू एरा। एसएससी एस्पिरेंट साहब ले लिया है आपका नाम, बिल्कुल जी। ध्रुव भाई कह रहे हैं कि आज की क्लास में मज़ा आया, बिल्कुल बिल्कुल भाई। आर्या ग्रोवर जी कह रहे हैं थैंक यू सर फॉर योर डेडिकेशन, वेलकम, आपका बहुत बहुत वेलकम। पूजा जी मत पढ़िए, मत फंसिए इन चक्करों में, कुछ नहीं पढ़ा, ये सब एरा आएंगे और एरा जाएंगे, है ना, ये सब फालतू की चीज़ें चल रही हैं। आप मेरे को बताइए क्या है, क्या था इसमें, हंसी नहीं आई आपको ये सब देख के, है ना। चलिए
चलिए, कह रहे हैं आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हार्ड वर्क मेरा चलता ही रहेगा, मैं ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता। आप देखेंगे तो ना मैं ज़्यादा मार्केटिंग की तरफ घुस रहा हूँ, ना मैं सबको बोल रहा हूँ कि मेरी बुक्स डेली डेली ले लो, ना ये बोलता हूँ कि बैच डेली डेली। कुछ मतलब नहीं है अपने को, है ना। अपना मस्त मौजी हैं, हम मन मौजी हैं। अपना एक ही फोकस है, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तैयार करना है, ए नंबर की क्वालिटी देनी है स्टूडेंट्स को। अभी मैंने आपको पता है बहुत सारी टीम भी हायर की है, उनके साथ भी माथा मार रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। सो अभी आप देखते जाइए, कुछ समय बस रुक जाइए, उसके बाद देखिएगा आप कि जो जो भी मतलब जितना भी आप लोगों ने पेड बैच में मेरे को फीस दी होंगी ना, उससे कितना ज़्यादा मैं लौटाने वाला हूँ बच्चों को ना, वो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, है ना। तो उसके लिए काम चल रहा है, मैंने इसीलिए बोला। सो तब आएगा असली न्यू एरा। ये तो डार्क एरा चल रहा है अभी, द एरा ऑफ डार्कनेस चल रहा है। चलिए ठीक है, मैक्सिमम लोगों के मैंने रिप्लाई दे दिए हैं। हाँ, 5-6 क्लास और ले लेते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कह रहे हैं कि एक हफ्ता और लगेगा। 4-5 क्लास ले लेने दो मुझे, अच्छी अच्छी क्लासेस, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से प्रश्न बहुत आए हैं इसलिए। और अब लाइटनिंग से कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये बता दो, है ना। लाइटनिंग की समस्या सॉल्व हो गई है क्या? बोर्ड में भी अब आपको क्लियर दिखता है पहले के कंपैरिजन में? पहले बच्चे का ये था कि भाई बोर्ड में भी बहुत डिम दिखता है, अब बोर्ड में भी क्लियर दिखता है ना, इसमें भी डिम तो नहीं दिख रहा ना? मेरे को बता दो भाई, अभी ये सब खर्चा मैंने कर रखा है, अभी बंदे फिक्स नहीं करके गए हैं, ये ऐसे ही पड़ा हुआ रहता तामझाम, तो इसको मेरे को फिक्स करवाना है सारे को। ठीक है, कल जो क्लास कल से होगी 7, 7:15 ही होगी, वही हमारा टाइम रहेगा क्लास का। ये तो आज क्लास खराब ना हो तो इस वजह से मैंने इस टाइम पे ले ली बस। जी ठीक आ रहा है ना? ठीक है, कल क्लास वही 7:15 के आसपास ही क्लास रहेगी, 7:15 7:30 तक क्लास रहेगी, वही अपना फिक्स टाइम रहेगा। वो फिक्स कर लिया है टाइम, उसी टाइम क्लास होगी। आपको रिवीजन के लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं। एक तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ सारी चीज़ें, दूसरा रिवीजन की जो बात है, आपको मैं वादा कर रहा हूँ, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं करवाऊंगा आपकी रिवीजन। मैंने जो बहुत तगड़ी चीज़ें सोच रखी हैं आपके लिए, आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो मेरे पे छोड़ दो ना, जब भाई पे विश्वास किया तो छोड़ो ना फिर मेरे ऊपर। सो रिवीजन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तो आपको आखिरी के 10-15 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करने का मादा रखता हूँ, आप वो मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी के लिए, इसको डेडिकेशन के साथ पढ़ते जाइए। जब कभी क्लास नहीं भी होती है तो आप क्या किया करो, उस टाइम पे उसको रिवाइज कर लिया करो, इनके क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, बुक भी अभी आ रही है ना। सो सब कुछ बन रहा है, आप परेशान मत होइए। और रही रिवीजन की बात, तो ये वादा है आपसे कि पेपर से पहले सारा कंटेंट रिवाइज करा डालूंगा, इतनी बार ये चीज़ें आपके रटवा दूंगा, मैं टिप्स पे रटवा दूंगा कि आप बोलेंगे कि भाई सब मेरे टिप्स पे है, आज के बाद मैं भूलूंगा नहीं, आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई, है ना। सो ये इस तरीके से मैं छपवा दूंगा माइंड में, आप परेशान मत होइए, वो मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, कह रहे हैं जीवी कक्षा मतलब जीके, बिल्कुल बिल्कुल, जीवी कक्षा का मतलब जीके ही है, इसीलिए ये नाम भी रखा गया है। और ठीक है, चलिए मैक्सिमम लोग के रिप्लाई भी हो गए हैं। नहीं अभी मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई मेरे, मैं तो फंसा पड़ा हूँ अपनी फैमिली में ही और ये सब कामों में भी, अभी मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ दोस्त। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, चलो अब हम कल कल मिलते हैं 7:15 के आसपास। ठीक है, आपके और भी कोई फीडबैक रहेगा इस क्लास का तो ये क्लास अभी मैं अवेलेबल रखूँगा ताकि आप अपने फीडबैक्स दे पाएँ, सो वो दे दीजिएगा। सो अभी क्योंकि स्टूडियो का काम चल ही रहा है तो कुछ भी चेंजेस रहेंगे तो मैं अभी करवा दूंगा। ठीक है, और आई होप कि साउंड में भी कोई दिक्कत नहीं है, साउंड में भी अभी एंड में जो है मैंने सारा सही कर दिया है। बिल्कुल, सो हियर टेंशन गुड बाय, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, ऐसे मत किया करो, बोलते कि सर आपका चैनल शेयर नहीं करेंगे कंपटीशन बढ़ जाएगा। भाई मेरे ऐसे मत किया करो यार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और फिर ये बस बदले में यही चाहता हूँ, क्योंकि हमारी सारी ऑडियंस ऑर्गेनिक है, जो भी रियल है वो है ना। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे हमारी वीडियोस पे लाखों लाखों व्यू आ रखे हैं, एक भी चीज़ फर्जी नहीं है, सारी रियल ऑडियंस की है वो व्यू, है ना। सो
इसलिए शेयर कर दिया करो भाई मेरे, आप ही के जैसे हमारे भाई लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, उसके बाद फिर जाके हमारा भी एक मोटिवेशन वही है। मेरे लिए पैसा मोटिवेशन कभी भी नहीं रहा है, ना ही आगे रहेगा। मोटिवेशन यही है कि आप सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपसे दुगना आपको कंटेंट दूंगा और अच्छा बेहतरीन लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सपोर्ट करना है, ऐसे मत करना कि सर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो शेयर नहीं करेंगे, गलत बात है ये, ठीक है। चलिए जी, थोड़ी देर में करवा दूंगा मैं प्राइवेट, टेंशन मत लीजिए, ताकि आप अपने नोट्स को बना पाए। चलिए ठीक है, स्टैटिक जीके पे आ रहे हैं, बस ऑलमोस्ट स्टैटिक जीके पे हम जंप करने वाले हैं, परेशान मत होइए, हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। धन्यवाद पिकाचू जी कह रहे हैं कि जी वी सर का नहीं हो रहा, धन्यवाद आपका जी। डेली क्लास लेंगे, परेशान मत होइए, ओके, धन्यवाद।